अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग morning. एवरीबॉडी। क्या हाल है आप लोगों का? अच्छा, एक चीज़, बहुत सी बातें वैसे तो आज करनी है और रोज़ी करते हैं हम तो, लेकिन अरशद आज नदीम से का क्या हम मुराद था? अच्छा वो यहाँ रोजी आप करते भी करते हैं, मतलब आप भी इधर 50% बैठे हुए हैं और मे बी 40, आई डोंट नो। खैर एनीवे, अरशद नदीम का जिक्र करना था और कमेंड करना था उन्हें और उनकी बहादुरी, उनकी ब्रेवरी एंड द वे ही वो ट्राई कर रहे थे। वी वुड से ट्राई करना भी बहुत बड़ी बात है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल परहैप्स डोंट नो कि उनकी कुछ महीने पहले ही सर्जरी हुई थी जी, और उसके बाद उन्होंने बड़ी rigorous training की है। बहुत ट्रेनिंग की। ही रियली वर्कड हार्ड एट इट, लेकिन समटाइम्स इट हैपेंस, समटाइम्स इट it doesn't. So he did तो not इसमें make it कोई- to the next round और वो नहीं पहुंच सके आगे अपने जिस मरहले में पहुंचे थे उसके बाद। बट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का अहम मुकाबला था, इसमें हमारी भी नजरें थी। अच्छा, एट द सेम पता टाइम मेरा ना बड़ा दिल अर्शद चाह रहा था when I was पहुंचे watching ना ना। ओलंपियन सिल्वर मेडलिस्ट नीरज पहुंचे आगे। सो दोनों ही नहीं पहुंचे। सो द इंडियाज बेस्ट could not go there and obviously वेल इंडिया से इस तरह तो हम मुकाबला तो वी ट्राई के मुकाबला विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। अर्शद और नीरज का आपको पता है शुरू से एक वो जोड़ी भी थी, मुकाबला भी था, कभी नीरज आगे होते थे, कभी और नीरज अर्शद भी आगे ना होते कर थे। सके, वो भी वही तो मैं मेडल ना बता ले रहा हूं सके, आपको कि बिल्कुल। नीरज भी उसके आगे नहीं जा सके और अर्शद भी नहीं जा सके। सो या ये बड़ा सारा कुछ हुआ। खूबसूरत एक पोस्ट भी फिर अरशद नदीम की तरफ से सोशल मीडिया पे देखा गया, जिसमें उन्होंने शुक्रिया किया फॉर टू एवरीबडी हु प्रेड फॉर हिम, हु हेल्प्ड हिम थ्रू आउट, और फिर एक ये भी वादा किया कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ही इज गोइंग टू मेक इट, ही इज गोइंग टू वर्क हार्डर। बड़ा इंडेटेड भी मैं समझती हूँ कि इस किस्म का स्पोर्ट्स पर्सन और जो अरशद नदीम के लेवल का ओलंपियन हो हमारा इन रीसेंट हिस्ट्री, पहला बड़ा इंडेटेड फील करते होंगे कि हमें लाना ही लाना है गोल्ड, बिकॉज द एंटायर कंट्री, एंटायर नेशन इज लुकिंग टूवर्ड्स। तो इसलिए मेरा दिल चाहता कि हम सारों की तरफ से हम आपको कहते यू डिड वेल, You did well. You did and best well, of luck for the अल्हम्दुलिल्लाह, next बहुत time. अच्छा अर्शद, किया। no pressure at all. Yes. At the same time, जो अर्शद आप जिंदगी में ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, ये शाज़ो नादिर ही होता है। हाँ, ये that is मतलब so सदियों true. में एक दफ़ा होता है। मतलब आपने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है ओलंपिक्स, which is the best of the द best. बेस्ट, मतलब आपने प्रूव कर चुके हैं आप You वहाँ। have done it. But और इंशाल्लाह we are दोबारा भी glad to करेंगे। see कि आप आगे भी इसी तरह मुकाबले जीतने की कोशिश करते रहते हैं। So this is what we were talking about, और हमने कहा कि हम जरूर शुरू में ही ये बात कर लेंगे। लेकिन एक बात जो कि दुनिया में बात हो रही है, भाई ये क्या हो गया? किसी It एक is a मुल्क global पर, story now. Yes, it is. किसी एक मुल्क पर हमला, दोनों मुल्कों पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले इस दिफाई और तारीख साज मुआहदे की गूंज नई दिल्ली से तेल अवीव और लंदन से वाशिंगटन तक सुनाई दे रही है। मशरक़ वस्ता और जनूब एशिया के तनाजुर में ये एक ऐसी स्ट्रेटेजिक मूव है जिसे दुनिया में इंतहाई गैर मामूली पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। और मुआहदे के तहत पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया, विच इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग डील, Is an honor, is a privilege. और किसी भी खतरे से दोनों मुल्क मुश्तरका तौर पर निपटेंगे। एक मुल्क की अस्करी ताकत दूसरे मुल्क के दिफा के लिए भी दस्तयाब होगी। और पाकिस्तान से हाल ही में जंग हारने वाला भारत भी मुआहदे को बड़ी गहरी निगाहों से बाय द वे देख रहा है और इंडियन देखना चाहिए वज़ारत भी। खारजा के तर्जुमान रणधीर जसवाल का कहना है कि हम इस पेशरफ्त के मुमकिना असरात पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। ठीक है। भारतीय मीडिया पर तो आपको पता है हाहाकार मची जाती है, यहाँ कुछ भी अच्छा हो जाए सो वहाँ वो रोना पिटना मचा हुआ है। और इसकी कुछ झलकियाँ आप देख के एंटरटेन हो। आपने रोना पिटना क्यों कहा? क्योंकि वही यही होता है वहाँ अच्छा, पे। हम चले, मैंने कहा अगर हम कुछ दिखाने लगे हैं तो हम बैठ के जज करते हैं कि कितना रोना था, कितना पिटना। बड़ा एंटरटेनिंग होता है। वो तो आपको पता है, एंटरटेनमेंट जरूर होती है उधर। एंटरटेनमेंट एलिमेंट उनकी न्यूज़ में बहुत आया है, अच्छा बहुत जी। एविडेंट है। और वो लिटरली एक दूसरे का मतलब ऐसा लगता है कि अभी उठ के कुर्सी से गिरेबान पकड़ेंगे या अपना ही सर दीवार में दे और उनको मारेंगे। माइक की जरूरत नहीं होती, वो इतना चीख रहे होते हैं कि वो लाहौर तक तो एटलीस्ट आवाज आती होगी। खैर एनीवे, पाक सऊदीया मुआहदे के बाद सऊदी वजीर दिफा खालिद बिन सलमान ने एक्स पर भी उन्होंने उर्दू जुबान में उन्होंने पैगाम दिया एक्चुअली। यस, और पैगाम में कहा और कल सऊदी हमने और आप तक की पैगाम पाकिस्तान शेयर भी किया था। उन्होंने कहा था सऊदी और पाकिस्तान जाहरे के मुकाबले एक सफ में हमेशा अब तक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी These are heavy words. यस एब्सोल्युटली। ये इन अल्फाज का वजन है एक तो बहुत आपको ज्यादा। पता है कि सोशल मीडिया पर भी मतलब इस लेवल की शख्सियात और जो इनकी पोजीशन है, वो कुछ कह देना, कुछ लिख देना, इट्स अ पॉलिसी स्टेटमेंट एनीवे।
एंड इट्स गोइंग टू बी देयर फॉर एवर। सो ये बहुत बड़ी बात थी इनका ये कहना। अब ये अल्फाज जो हैं इस बात का सबूत भी हैं कि दोनों बरादर मुल्कों के ताल्लुकात में एक नए सुनहरी बाब का इजाफा हुआ है और सऊदी अरब मुआहदे को बड़ी कामयाबी और फ़ख्रिया पेशरफ्त के तौर पर देख भी रहा है और दुनिया को पेश भी कर रहा है कि इट्स अ वेरी बिग डील फॉर देम एंड डेफिनेटली फॉर अस एज वेल। आलमी जरीदे ब्लूम्सबर्ग ने इस मुआहदे को दिफाई ताउन की नई सतह करार दिया है। दिफाई तज्ज़ियाकारों के ख्याल में इसराइल के ईरान समेत अरब मुल्कों बशमूल कतर पर हमले और अमरीका की जानिब से इसराइल की मुकम्मल पुश्त पनाही इस अहम तरीन दिफाई मुआहदे का जवाज़ बनी है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक खलीजी ममालिक अब इलाकाई सतह पर अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त खुद करना चाहते हैं ताकि किसी एक ताकत पर इन्हिसार न रहे। यह भी देखना होगा कि यूरोप, अमरीका और इसराइल जैसा शातिर मुआहदे को किस अंदाज में देखेगा। ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या वाशिंगटन इस मुआहदे को मशरिक़ वस्ता में अपने रिवायती असर और रसूख में कमी या मौशी मफादात मुतासर होने के तौर पर देख सकता है। ये कैलकुलेशंस तो हर जगह हो ही रही होंगी और अगर ऐसा हुआ तो इसके नताइज क्या होंगे, ये भी अहम सवाल है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर के मुताबिक ये महज किसी हालिया वाक़े का रद्द अमल नहीं बल्कि तवील मुशावरत और सोच समझ का नतीजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके अब बरतानिया में हैं। वज़ीर आज़म इतवार को अमरीका के लिए रवाना होंगे जहाँ वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब भी करेंगे और इस मौके पर उनकी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और पाकिस्तान के इस वक्त अमरीका समेत तमाम यूरोपियन ममालिक जो हैं उनसे भी अच्छे ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब से होने वाले इस मुआहदे से ना सिर्फ पाकिस्तान की इलाकाई अहमियत बढ़ी है बल्कि पाक भारत जंग में फातेह होने के बाद एक बार फिर पाकिस्तान आलमी मंजरनामे पर उभर कर सामने आया है। मैं सोचती हूँ कभी कभार कि हिंदुस्तान, भारत भी ये सोचता होगा कि हमने क्या किया। मतलब हमने वो कुछ हफ्तों की एक जंग लड़ के हार के हमने पाकिस्तान को इस तरह उठा के एक पेडेस्टल पे बिठा दिया। सो इन अ सेंस थैंक यू टू यू एज वेल। यू डिडंट नो कि आप क्या कर रहे हैं लेकिन ये हो गया, लेकिन आप अपनी बेवकूफ़ी में ये कर गए। आलमी उमूर के माहिरीन इस मुआहदे को इलाकाई सिक्योरिटी के तनाजुर में एक बड़ी तब्दीली देख रहे हैं जिससे आइंदा किसी बहरान की सूरत में रद्द अमल का दायरा और रफ्तार दोनों मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसी पे बात करते हैं। आपको पता है कल से तज्ज़िया और तबसरों का सिलसिला रही एक्चुअली प्रोग्राम से और उससे पहले रात से भी शुरू हो गया था। ऑल्दो हामिद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब, दोहा में अरब इस्लामी मीटिंग में कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हो सकी थी, हमने बात भी की थी उस वक्त मुख्तलिफ लोगों से, लेकिन हमारे वज़ीर दिफा पुरुम्मीद थे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये जो तारीखी मुआहदा हुआ है इसने साबित किया है कि ठोस इक़दामात के ज़रिए ही मौसर डिटरेंस हासिल हो सकती है। तो क्या किसी ज़ाहिर है इसका जो जिस्ट है वो यही है कि एक पर हमला दूसरे पर हमला तसव्वुर होगा। हाउ सिग्निफिकेंट, पहले तो यहीं से बात शुरू करते हैं, डू यू थिंक इट इज़? देखिए, अगर आप पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो दफ़ाई ताल्लुकात की तारीख़ पे नज़र डालें तो ये तो दफ़ाई ताल्लुकात हमारे बहुत ही पुराने हैं। हमारे जो बहुत से आर्मी चीफ़ हैं वो सऊदी अरब में सर्व कर चुके हैं। जैसा कि जनरल जहांगीर करामत साहब हैं, वो वहाँ पे ब्रिगेड कमांडर थे। जैसा कि आपके जो इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, वो भी कर्नल के तौर पे सऊदी अरब में सर्व कर चुके हैं। इसके अलावा भी आपकी जो फ़ौज है वो 1982-83 से बाकायदा सऊदी अरब में सर्व करती रही है। एक वक्त पे तो हमारे 15,000 फ़ौजी जवान जो हैं वो सऊदी अरब में मौजूद थे और एक नॉर्थ के बॉर्डर पर भी थे और दूसरी तरफ से जो यमन की तरफ बॉर्डर है उधर भी थे। और इसके अलावा आपकी जो एयर फोर्स है वो 1969 से सऊदी एयर फोर्स के जहाज़ उड़ाती रही है। जो सऊदी एयर फोर्स के बहुत से पायलट हैं उनको पाकिस्तान एयर फोर्स की जो अकेडमी है वहाँ से ट्रेनिंग मिलती है। आपकी जो नेवल अकेडमी है वहाँ से जो सऊदी नेवी है उसके जो अफसरान हैं उनको ट्रेनिंग मिलती है। PMA काकूल जो है वहाँ पे भी सिर्फ सऊदी अरब नहीं बल्कि इराक़, उर्दन, बहुत से जो अरब ममालिक हैं उनको वहाँ पे ट्रेनिंग मिलती रही है। तो ये जो हमारी पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो डिफेंस कोऑपरेशन की तारीख़ है बहुत पुरानी है। सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान का जो असला है, मेड इन पाकिस्तान वेपन्स, सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी असला ख़रीदने वाला मुल्क है। लेकिन ये जो अब फॉर्मली एक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक जो डिफेंस कोऑपरेशन का जो मुआहदा हुआ है, इस मुआहदे की जो फौरी हमें वजह नज़र आ रही है वो ग्रेटर इज़राइल का मंसूबा है जो अब कोई राज नहीं रहा। अब तो इज़राइल का जो
सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, वो भी पब्लिकली कहता है कि मैं ग्रेटर इजराइल का जो मंसूबा है उस पर मैं अमल दरामद करना चाहता हूँ। और अमेरिका की जो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने जो ग्रेटर इजराइल के मंसूबे का जो नक्शा जो है वो शाया किया है, उसमें तो सिर्फ फ़लस्तीन, उर्दन, शाम, इराक़ और मिस्र के बहुत से इलाके शामिल नहीं बल्कि सऊदी अरब के इलाके भी शामिल हैं। और बहुत एक अफसोसनाक फैक्ट ये है कि मदीना पाक जो है वो भी ग्रेटर इजराइल के मंसूबे में शामिल है। तो ये जो ग्रेटर इजराइल का मंसूबा है, मेरा ख्याल है कि ये बड़ी वजह बनी है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान डिफेंस कोऑपरेशन की। और पाकिस्तान को भी इजराइल से थ्रेट है और इंडिया से भी थ्रेट है। तो सऊदी अरब और पाकिस्तान का एक मुश्तरका दुश्मन जो है वो इजराइल है। इंडिया जो है उसके इजराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, इंडिया के सऊदी अरब के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन इंडिया के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है। तो ये जो डिफेंस कोऑपरेशन का मुआहदा है, इससे पाकिस्तान को ये फ़ायदा होगा कि इंडियन हमले की सूरत में सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद करेगा, और अगर खुदा न खास्ता इजराइल सऊदी अरब पर हमला करता है तो फिर पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब का दफा करेगा। बहुत फ़ायदे हैं, और बिलखसूस पाकिस्तान के लिए ये मुआहदा जो है ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अब कितनी बड़ी कामयाबी है, एक तो आपने एलिमेंट इसका बता दिया, इंडिया की जानिब से मौक़िफ़ भी सामने आया है कि उन्हें पहले से इसकी खबर थी कि दिफाई मुआहदा जो है उस पर काम हो रहा है, और वो इसके भारतीय सिक्योरिटी पर होने वाले असरात पर गौर करेंगे। तो ये बात पहले हो चुकी थी। मीर साहब, ये बताइए, भारतीय सुबकी जो है वो एम्बेरसमेंट जो है वो सामने तो आ ही चुकी है, मोदी सरकार जवाबी तौर पर क्या कर सकती है, क्या ऑप्शंस हैं उनके पास? देखें, ये तो मैंने आपको पूरी तारीख बता दी है पाकिस्तान और सऊदी अरब के डिफेंस कोऑपरेशन की। तो ये तो कोई एक सीक्रेट तो था ही नहीं कि पाकिस्तान के हज़ारों फ़ौजी जो हैं वो कई साल से सऊदी अरब में सर्व कर रहे हैं। सबसे पहले आपको याद होगा 1979 में कुछ गुमराह लोग जो हैं उन्होंने खाना काबा के अंदर गड़बड़ की थी, वहाँ पर उन्होंने हमला कर दिया था। तो पाकिस्तान के जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है SSG, उसने वहाँ जाके कार्रवाई की थी और उनका जो कब्ज़ा है उसको ख़त्म करवाया था। और अभी तक पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो वहाँ पर मौजूद है। जो सऊदी अरब ने एक एंटी टेररिज्म के ख़िलाफ़ एक एंटी टेररिज्म अलाइंस बनाया हुआ है, उसके सरबराह जो हैं वो पाकिस्तान के एक साबिक आर्मी चीफ़ हैं जो इस वक्त भी सऊदी अरब में मौजूद हैं। तो अगर इंडिया ये क्लेम कर रहा है जी कि हमें तो पहले से पता था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब में कोई चल रहा है मामला तो बड़ी देर से चल रहा है, लेकिन उनके जो कंसर्न की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि अब अगर इंडिया पाकिस्तान पर हमला करता है तो डिफेंस कोऑपरेशन का जो नया एग्रीमेंट है उसके मुताबिक ये पाकिस्तान पर हमला नहीं होगा, ये सऊदी अरब पर भी हमला तस्वुर होगा। तो इस पर इंडियन मीडिया जो है, आप अगर उसको मॉनिटर करें, बड़े परेशान है। मेरे कमेंट्स जो हैं वो उस पर भी तबसरा कर रहे हैं। उनका जो दी वीक मैगज़ीन है, इंडियन एक्सप्रेस है, वो सारे जो हैं वो हम सब के बारे में नेगेटिव तबसरे कर रहे हैं। तो अगर उनको मेरी बातें ये पसंद इसीलिए नहीं ना आ रही क्योंकि हम कह रहे हैं जनाब कि अगर अब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया तो सऊदी अरब उसको अपने आप पर भी हमला समझेगा। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा धचका है, ये उनकी एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक डिफीट है, उनकी बहुत बड़ी सफारती नाकामी है। तो इस नाकामी का वो इतराफ़ तो नहीं ना करेंगे, तो वो अब इस बात को डाइवर्ट करने की कोशिश करें जिसमें वो कामयाब है। अच्छा, हम खित्ते के एग्रेसर्स की बात कर रहे हैं, दुनिया के जारहों की बात कर रहे हैं, जारे ममालिक की। तो इंडिया की हमने बात की, इजराइल, उसके लिए ये मुआहदा कैसी डेवलपमेंट है? मतलब ज़ाहिर परेशान तो होंगे, लेकिन हाउ वरिड आर दे? ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि इजराइल जो है उसका ये ख्याल था कि डोनाल्ड ट्रंप की मदद से वो जो अब्राहम एकॉर्ड है उस पर मज़ीद पेशरफ्त होगी। और आप देखें कि काफ़ी अरसे से जो इंटरनेशनल मीडिया है उसमें ये तबसरे हो रहे थे जनाब के बहुत जल्द कुछ मुस्लिम ममालिक जो हैं वो इजराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम कर लेंगे। 5-6 ममालिक जिनका नाम आ रहा था उसमें सऊदी अरब भी शामिल था। और जो अक्टूबर 2023 में हमास ने हमला किया था इजराइल पर, वो हमला उन इलाकों पर किया था जो दरअसल फ़लस्तीन में शामिल थे, और इजराइल ने उन फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्ज़ा करके उनको इजराइल में शामिल कर लिया था। तो वो हमास ने इजराइल पे हमला नहीं किया, हमास ने अपने ही जो मकबूजा इलाके हैं उन पर हमला किया और उनको वागजार करवाने की कोशिश की।
तो उसकी जो बहुत सी वजूहात थी उस हमले की, उसमें से एक वजह यह भी थी कि हमास को ये लग रहा था कि कुछ अरब ममालिक जो हैं वो बहुत जल्द इजराइल को तस्लीम कर लेंगे और उसके बाद उनकी पोजीशन बहुत वीक हो जाएगी। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, उस पर बहुत सी बहस की गुंजाइश है। बहुत से लोग जो हैं वो उस हमले को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन आप ये देखें कि अगर हमास वो हमला ना करती, इजराइल फिर उस हमले के जवाब में गज़ा पर बमबारी शुरू ना करता, इजराइल और हमास की लड़ाई शुरू ना होती, हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनी जो है वो शहीद ना होते और फिर इजराइल जो है वो कतर पर हमला ना करता, तो शायद आज हम ये जो इजराइल के हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दफाई मुआहदा हुआ है, शायद हम इस पर खुशी के शादियाने ना बजा रहे होते। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो डिफेंस कोऑपरेशन का मुआहदा हुआ है, जिसका पाकिस्तान को भी फ़ायदा है, सऊदी अरब को भी फ़ायदा है, इसके पीछे दरअसल हज़ारों फ़लस्तीनियों की कुर्बानी भी है। वो उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दे के पाकिस्तान और सऊदी अरब को ये रियलाइज़ करवाया कि इजराइल सिर्फ उनके लिए थ्रेट नहीं, आपके लिए भी थ्रेट है, और इसीलिए हवाई ताउन के मुआहदे कर रहे हैं। अच्छा मीर साहब, अब ये भी बताइएगा कि अब आगे क्या होगा? लाइक इस मुआहदे के से ये अखज़ किया जा सकता है कि नेटो जैसे इत्तेहाद अब ज़्यादा मौसर नहीं रहे और अब ममालिक अपनी सूरत हाल के मुताबिक जो है वो आगे बढ़ेंगे, वट एवर सूट्स देम, या फिर ऑन द फ्लिप साइड आपको लगता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब मुआहदे के बाद मशरक़ वस्ता के दीगर ममालिक और पाकिस्तान नेटो तर्ज पर एक वसी इत्तेहाद जो है वो तश्कील दे सकते हैं और वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा? दोनों में से क्या आपको लगता है होने वाला है? देखें, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान डिफेंस कोऑपरेशन का मुआहदा है, ये एक मिनी नेटो एग्रीमेंट है। अगर आप नेटो एग्रीमेंट को पढ़ें, नेटो ट्रीटी को पढ़ें, तो जो उसका आर्टिकल 5 है उसमें भी इसी किस्म के अल्फाज हैं कि एक नेटो कंट्री पर अगर हमला होगा तो उसको तमाम नेटो कंट्रीज़ पर हमला तस्वुर किया जाएगा। तो जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो मुआहदा है, इसमें भी यही अल्फाज हैं कि एक मुल्क पर हमला जो है वो दोनों मुल्कों पर हमला तस्वुर होगा। और मेरी इन्फॉर्मेशन ये है, मेरा एनालिसिस नहीं है, मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि कुछ और जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, उनके साथ बातचीत चल रही है पाकिस्तान की, सऊदी अरब की भी चल रही है, और वो अरब कंट्रीज़ भी ये समझते हैं कि जो ग्रेटर इज़राइल का मंसूबा है वो उनकी सलामती के लिए भी एक बहुत बड़ा ख़तरा है। और इज़राइल जो है वो इस दौरे जदीद की एक एक्सपेंशनिस्ट स्टेट है, एक एक्सपेंशनिस्ट स्टेट के तौर पे वो अपने बॉर्डर्स को वसी करना चाहता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के भारत जो है वो अखंड भारत के मंसूबे पर अमल दरामद के लिए अपने बॉर्डर्स को वसी करना चाहता है। तो भारत और इज़राइल दोनों जो हैं वो दौरे जदीद किए दो एक्सपेंशनिस्ट स्टेट्स हैं और साम्राज्य रियासतें हैं, इस्तेसाली ताकतें हैं जो कि छोटे ममालिक को हड़प करना चाहती हैं। तो ये जो छोटे ममालिक हैं इस वक्त थ्रेटेंड फील कर रहे हैं, और इनमें से कम जो 2 गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो बहुत जल्द इस पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो डिफेंस कोऑपरेशन का मुआहदा है इसमें शामिल हो सकते हैं। और जब वो 2 कंट्रीज़ शामिल हो जाएंगे तो फिर मज़ीद अरब कंट्रीज़ भी इस मुआहदे में शामिल हो सकते हैं। देखें, बात बड़ी सिंपल है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट इज़ 2 + 2 = 4। वो क्या है कि कतर में अमेरिका के फ़ौजी अड्डे थे। क्यों थे अमेरिका के फ़ौजी अड्डे? इसलिए थे कि कतर ने ये समझा कि मैं अमेरिका को फ़ौजी अड्डे दूंगा तो अमेरिका मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। इसके बावजूद कि कतर में अमेरिका के फ़ौजी अड्डे थे, इज़राइल ने अमेरिका को बताकर कतर पर हमला किया और अमेरिका ने इज़राइल को कतर पर हमले से नहीं रोका। ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है सऊदी अरब के लिए भी, जहाँ पर अमेरिकी फ़ौजी मौजूद हैं। उनको पता चल गया है कि ग्रेटर इज़राइल के मंसूबे के तहत नेतन्याहू किसी भी वक्त सऊदी अरब पर हमला कर सकता है, और वो ट्रंप साहब को बताएगा कि मैं हमला करने लगा हूँ, ट्रंप साहब उसको रोकेंगे नहीं। तो अब उनको सिक्योरिटी चाहिए। तो अब अमेरिका इज़ नो मोर अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर। अमेरिका के बारे में पहले ये एक मिथ थी कि ये जनाब अपने एलाइज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन वो अब सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा। वो एक्सपोज हो गया है। कतर के मामले में अमेरिका एक्सपोज हो गया। ये किसी को अच्छी लगे बात या बुरी लगे, तो ये जो एक वैक्यूम पैदा हुआ है कि अमेरिका इज़ नो मोर अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर टू इट्स एलाइज, तो इसमें पाकिस्तान को ये रोल मिला है कि अब पाकिस्तान ने अपने जो दोस्त और इत्तेहादी हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। इसलिए सऊदी अरब ने
पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया है और इस मुआहदे में मज़ीद 2 ममालिक तो बहुत जल्द शामिल हो जाएंगे और उसके बाद इसमें मज़ीद इजाफा भी हो सकता है। मेक्स परफेक्ट सेंस। मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके तज्जिए का। Thank you, sir. और यकीनन जिन्होंने अमेरिका में इन्वेस्ट किया इन द मिडल ईस्ट के ये सिक्योरिटी फराहम करेंगे, उनके लिए तो ये एक वार्निंग साइन जो है। एक और पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद जी। हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। जी डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर मारिया, ये बताइएगा कि पाकिस्तान, ऑब्वियसली इस वक्त हम यही बात कर रहे हैं, पाकिस्तान सऊदी अरब मुआहदा सिफारती सतह पर बहुत बड़ी कामयाबी डेफिनेटली है, लेकिन दिफाई जाविये से इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, दफाई जाविये से ये बहुत बहुत बड़ा जो है फैसला है, क्योंकि इसके अंदर दोनों ममालिक के पास अपनी अपनी नौयत की 2 तरह की सलाहियत। जैसे कि आपने देखा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के माबेन जो जंग हुई वो हाई टेक्नोलॉजी हाई टेम्पो वॉर थी, यानी कि जो एयरफोर्स की डिबेट में लड़ी गई, जिसमें साइबर, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये तमाम कंपोनेंट्स इस्तेमाल हुए। इसका मतलब ये कि मुस्तकबिल में जो भी जंग होगी वो स्पेस बेस्ड होगी, साइबर बेस्ड होगी, AI बेस्ड होगी। अब ऐसी सूरत हाल में सऊदी अरेबिया के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी मौजूद है। ये टेक्नोलॉजी का सिर्फ हासिल काफ़ी नहीं होता, उसकी अहमियत इस बात से मुंसलिक होती है कि क्या आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्या उसको जंग के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपकी जंगी हिकमत अमली क्या है। पाकिस्तान इसके बरक्स, जब आप पाकिस्तान का अहाता करते हैं दफाई सलाहियत का, तो पाकिस्तान के पास 5 अहम चीज़ें हैं। सबसे पहले पाकिस्तान एक एटमी रियासत है, उसके बाद पाकिस्तान के पास एक इंडिजिनस मिसाइल फोर्स है, यानी इसका मतलब ये है कि अगर कोई मुल्क आपको मिसाइल्स के बेसिस पे किसी भी किस्म का कोई खतरा लाता है तो आप उसका जवाब या उसका रद्द-ए-अमल दे सकते हैं। तीसरी बात, आप एक लैंड फोर्स है, यानी कि आपने 2 बड़ी जंगें लड़ी हैं जो हिंदुस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, सो एक लैंड कैपेबिलिटी है और एक लैंड मैनूवर, यानी कि जो जंगी तरबियत के लिहाज से जरूरी होती है। तो जहां आपने ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर एक लैंड वॉर लड़ी है, इसी तरह आपने वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर अफगानिस्तान के अंदर एक गैर रवायती जंग का सामना किया है, जैसे कि दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम हुई। तो ये एक तरह से हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर बड़ी अहम चीजें होती हैं। उससे भी बड़ी चीज जो शायद मेरे ख्याल से जिसका तमाम तर जो आप एक तरह से कह सकते हैं उसका जो आउटकम है, या उसका जो आप कह सकते हैं सहरा जो है बांसिंग है, वो पाकिस्तान की मीडिया पे और पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस के ऊपर है। क्योंकि बाकी तमाम जो इस्लामी ममालिक हैं उनके पास शायद इतना रोबस्ट, इतना प्रोएक्टिव मीडिया मौजूद नहीं है कि जो अमली तौर पे रियल बैटल टाइम के अंदर शाना बशाना चले आपकी डिफेंस और मिलिट्री स्ट्रैटेजी के साथ। जो आप चले, आपने पुलवामा के बाद जो पहलगाम के अंदर जिस तरह हिंदुस्तान का जो एक तरह से आप कह सकते हैं बयानिया है, उसको शिकस्त दी, उससे आपने उनकी जंगी प्लान के अंदर एक बहुत बड़ा झोल डाल दिया। और ये वो तमाम सलाहियत है जो आपकी इंडिजिनस कैपेबिलिटी से और जो आपकी स्पेस है कि जहां आप इंडिजिनस तौर के ऊपर ये दफाई सलाहियत खुद हासिल भी कर सकते हैं और सकत भी रखते हैं। अगर आप इन दोनों को मिलाते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि जो आइंदा दहाई, कम से कम आइंदा 2 दहाइयों के लिए पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का इलाक़ा इस खित्ते के अंदर बिलखसूस इस्लामी ममालिक को नाकाबिल तस्खीर बना देगा। डॉक्टर साहब, अब भारत में ऑब्वियसली वावेला मचा हुआ है, भारतीय मीडिया इस मुआहदे पर बहुत शोर मचा रहा है। यकीनी तौर पर मोदी सरकार भी चुप तो नहीं बैठेगी, उन्होंने कहा भी है कि वो उसको देख रहे हैं, बहुत से मामलात पर गौर कर रहे हैं। आपके ख्याल में दिफाई तौर पर भारत कहाँ खड़ा है और वो क्या करेंगे इसके बाद? एक राय ये भी है कि वो कोई मिस एडवेंचर दोबारा करने का सोच सकते हैं। देखिए, उनको देना भी चाहिए। वो कर क्या रहे थे? उन्होंने सऊदी अरेबिया को वो एक इक़्तिसादी तौर पे अपना पार्टनर बनाना चाह रहे थे, लेकिन दिफाई एतबार से अगर आप हिंदुस्तान की अस्करी हिकमत अमली का मवाजना करें या इसराइल की अस्करी हिकमत अमली का मवाजना करें या अमेरिका की अस्करी हिकमत अमली का मवाजना करें, तो आप देखेंगे सारी की सारी यकसा थी, यानी एक ही तर्ज की इन्होंने जंग लड़ने की कोशिश की। जहाँ इसराइल को कामयाबी हासिल हुई, जहाँ अमेरिका को कामयाबी हासिल हुई, यानी कि उन्होंने प्रिसिशन स्ट्राइक्स की, और दूसरी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। और रद्द-ए-अमल क्यों नहीं आया? कि उन्होंने तजारती तौर पर ममालिक को रोका हुआ था, यानी कि तकरीबन $1 ट्रिलियन से ज्यादा इस वक्त तजारती हुजूम है जो मशरिक वस्ता और अमेरिका के दरमियान, मशरिक वस्ता और इसराइल के दरमियान है, तो वो उस तरह का इम्पैक्ट नहीं आ सका। दूसरी तरफ जो उनकी डिफेंस इक्विपमेंट था, उसकी बहुत सारी कम्युनिकेशन सिस्टम्स जैसे PAC-3 सिस्टम, जैसे कि जो सबसे बड़ी एयर बेस थी कतर के अंदर, वो उस वक्त फाल नहीं हुई जब कतर को दिफा की जरूरत थी। जो अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स थे जैसे कि S-400 की तरह, वो उस तरह चले भी नहीं, यानी कि वो टेक्नोलॉजिकली भी अगर आप उनको पेपर पे देखें तो लगता है कि उनसे आगे कोई चीज़ नहीं, यानी उनका दिफा इतना
मजबूत है, लेकिन अगर अटैक करने वाला मुल्क अमेरिका है, इजराइल है या हिंदुस्तान है तो फिर वो नहीं। फिर आपने ये भी देखा कि हिंदुस्तान की जो लोग हैं, जो उनकी शहरी हैं, वो इंटेलिजेंस फराहम करते रहे ईरान के खिलाफ भी, कतर के खिलाफ भी, और जितनी भी बाकी मशरिक वस्ता है, क्योंकि उनके लिए तरजीह है वो इजराइल था। तो एक लिहाज से उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स और इन तमाम चीज़ों के साथ मिलकर एक तरह से पूरे जो रिसोर्सेज हैं इस खत्ते के, उनको जकड़ लिया था। इस माहिदे से, जो सिर्फ एक सिक्योरिटी माहिदा नहीं है, जो एक दफाई माहिदा नहीं है, कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट पे भी है, ये टॉप बॉटम भी है, बॉटम अप भी है, और साथ ही साथ इसके अंदर इक्तिसादी कंपोनेंट्स भी हैं और आवाम के कंपोनेंट्स भी शामिल हैं। तो ये एक तरह से एक स्ट्रेटेजिक मनूवर है, या एक तरह से आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के लिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच। ज़ाहिर ये जो ताउन है, हम अगर दिफाई ताउन की बात करें तो दहाइयों से चल रहा है, लेकिन अब ये बाकायदा पार्टनरशिप की सूरत में, मुआहदे की सूरत में सामने आना, दिस इज़ अनदर लेवल ऑल टुगेदर। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अच्छा जी, कभी कभी परेशान होते हैं हम, और आजकल एक और चीज़ को देखकर, सुनकर, पढ़कर बहुत परेशान हो रहे हैं। वो हैं टिकटॉक और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आने वाली झूठी प्रोपेगेंडे पे मबनी वीडियोस और फॉरवर्ड एचपीवी वैक्सीन और फॉरवर्ड व्हाट्सएप मैसेजेस। ये फॉरवर्ड व्हाट्सएप मैसेज को ना अब बैन हो जाना चाहिए। जो फॉरवर्ड चीज़ होती है वो अक्सर कोई ख़ास नहीं होती। तो जी आपको ये बता दें, पाकिस्तानी ख़वातीन में सर्विकल कैंसर जो है तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन इस मर्ज से मुतालिक लोगों में आगाही ना होने के मुतरादिफ है। और पाकिस्तान में सालाना 5000 ख़वातीन जो हैं वो सर्विकल कैंसर का शिकार होती हैं, जिनमें से 3000 ख़वातीन मौत के मुंह में भी चली जाती हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक मर्ज के फैलाव को रोकने के लिए लड़कियों में HPV वैक्सीनेशन इंतहाई ज़रूरी है। इस वक्त एज वी स्पीक पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 15 यानी 2-3 दिन पहले से शुरू हुई है ये मुहिम। 15 से 27 सितंबर तक सर्विकल कैंसर से बचाव की कौमी वैक्सीनेशन मुहिम शुरू हो गई है। जो प्रोपेगेंडा हो रहा है या जो आपके जहन में सवालात, हम उनको एड्रेस करते हैं। सईद मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर सेहत हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब शुक्रिया, और ये बड़ा अहम मौजू भी है और आपने वक्त में निकाला जो ज़रूरी भी था। सबसे पहले तो ये बताइए हमें कि जो इनिशिएटिव लिया गया है पाकिस्तान में आलमी तंजीमों के ताबन से, पहला सवाल ये है लोगों के जहन में कि जो WHO है या और भी मुख्तलिफ फिलांथ्रपी करने वाली तंजीमों का नाम लेते हैं, इनको क्या इंटरेस्ट है, ये हमारे यहाँ ये वैक्सीन फ्री क्यों फराहम कर रहे हैं, एटसेट्रा। वैसे मुस्तफा भाई, आपको पता है एक सस्पिशन ऑलरेडी हो जाती है जब कोई वैक्सीनेशन, कोई इंजेक्शन इस किस्म की बात हो, वो भी मुफ्त लग रही हो स्कूलों में जाके, तो ये सस्पिशन तो फिर बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच हुमा और अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी इन योर शो। देखिए, सबसे पहले तो इस पे हमें परेशान नहीं होना चाहिए। नंबर वन, मैं अपने लोगों को भी कहता हूँ और मैं सारे पाकिस्तान को कह रहा हूँ कि ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, जो हम अल्लाह माफ़ करे कि आज के इस दौर में भी हमें बाहर से तो हम पर हमला करता है ना, तो हम उसको जो है वो बिल्कुल टिका के जवाब देते हैं। तो बाहर से हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हम खुद ही काफ़ी हैं अपने लिए। तो एज अ कौम मैं तो इस पे इम्यून हो गया हूँ, मुझे इस पे परेशानी होती नहीं है कोई ना। अब आ जाते हैं इस वैक्सीन के ऊपर। देखिए, नंबर वन, पहली बात ये कि मैंने किसी सबको कह दिया है कि आप किसी के साथ ज़बरदस्ती ये नहीं करेंगे, हम प्रेशराइज नहीं करेंगे और लोगों को कन्विंस करेंगे और उनको ऑफर करेंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि दिलों को फेरने की ताकत जो है वो आपके हाथ में, अल्लाह ताला ने इंसानों के हाथ में नहीं दी। अल्लाह ने ये तो नबियों के हाथ में इतना पावर नहीं दी कि किसी के दिलों को फेरे। तो नबियों के पास जब ये पावर नहीं थी, तो मैं या किसी गुनाहगार इंसान आज के दौर का कैसे सोच सकता है कि हमारी कोई बात हम किसी के दिल पे उतार दें। तो ये हमारा मसला नहीं है। हमें जो काम मिला है ना इस दुनिया में, वो है कोशिश करने का ना। अब आप जो ये बातें मैं सुन रहा हूं, आप अब्दुल्ला साहब अभी अपनी टीवी की स्क्रीन पर ये दिखा रहे थे कि मैं खड़ा हूं, मेरे सेक्रेटरी खड़े हैं, मेरी जो DHO इस्लामाबाद है, वो अपनी एक ही अकलौती बेटी है उसकी, वो उससे अपनी वैक्सीन की शुरुआत कर रही है। मैं अपनी बेटी को, मैं अभी कराची जाऊंगा, मैं अपनी बेटी को, एक ही बेटी है मेरी, उसको मैं कैमरे के सामने मैं वैक्सीन जो है वो लगवाऊंगा, क्योंकि आई वांट टू प्रोटेक्ट हर।
तो हम अपने घरों के बच्चों से ये काम शुरू कर रहे हैं और जो है वो तो हम अपने बच्चों को खुदा न खास्ता जहर दे रहे हैं या कोई गलत दवा दे रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये बिल्कुल मैंने कुछ फुटेजेस सुनी है, देखी हैं, इतनी गलत बात कर रहे हैं कि इसकी कीमत को 30,000 रुपए है और दुनिया हमें क्यों दे रही? दुनिया हमें नहीं दे रही भाई साहब। हमारा मुल्क 191वां मुल्क है, इसके लिए हमें लड़ाई करनी पड़ी है दुनिया से। दुनिया इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे जितने बच्चे जो है बढ़ते चले जा रहे हैं, आप ये वैक्सीन, चूंकि इसकी तादाद बहुत कम है तो आप हमारे पास रहें। तो सऊदी अरब इसको 100% जो है वो वैक्सीनेट कर चुका, यूएई कर चुका, कतर कर चुका, मिस्र कर चुका, और इजिप्ट कर चुका, मलेशिया कर चुका, इंडोनेशिया दुनिया का, पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क कर चुका, और यूरोप और अमेरिका की तो हम तो 191 मुल्क हैं, 151 मुल्क। और देखिए दुनिया में अब हर चीज की वैक्सीन आएगी क्योंकि दुनिया प्रिवेंशन पे जा रही है। ये दुनिया दवाएं निकालकर और हॉस्पिटल बनाकर आज इस नतीजे पे पहुंच गई है हेल्थ केयर सिस्टम में कि तो आप जितनी मतलब और कैंसर की वैक्सीन, HIV की वैक्सीन, सबके लिए काम हो रहा है। और बड़े भाई एक जो सवाल उठता है, ये एसेंशियली ये वैक्सीन जो है ये 9 से 14 साल उम्र की बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, और जब एक्सप्लेनेशन में जाते हैं जिनको शायद प्रॉपर थॉरो नॉलेज ना हो, लेकिन सरसरी नॉलेज में भी ये कहा जाता है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है उससे ये कैंसर होता है, तो उसके बचाव के लिए। दूसरा सवाल ये आता है 9 साल की बच्ची को क्यों लगाया जा रहा है? जितना भी समझा दें, जितने भी दे दें कि तब से नहीं, हमें समझाना चाहिए। अभी ये नई चीजें हमारा फर्ज है, बिल्कुल हमने समझाना है 100%। हम तो जी मुस्तफा भाई देखिए ऐसा है कि एक तो पहले समझ लें कि इस वैक्सीन के ऊपर पूरी दुनिया ने रिसर्च की है। जी जी। WHO की इसके ऊपर एंडोर्समेंट है, हमारे ड्रैग की इसके ऊपर एंडोर्समेंट है, और बड़े बड़े माहिरीन जिसके पास इनकी नॉलेज, उनकी एंडोर्समेंट है। और सर दुनिया में कब से लग रही है ये भी बता दें, क्योंकि ये भी एक छोड़ा हुआ है लोगों ने। 2006 से आज से 20-19 साल पहले से लग रही है, जब से ये वैक्सीन 2006 से लग रही है। जब तो हमारा 191वां नंबर आया है ना, और नहीं दे रहे थे, बहुत मुश्किल। अभी भी हमें पूरे मुल्क के लिए वैक्सीन नहीं मिली है। अभी भी हमें जो है वो हम फेज वाइज कर रहे हैं, से सिंध कर रहे हैं, पंजाब कर रहे हैं, और आजाद जम्मू कश्मीर कर रहे हैं, और इस्लामाबाद कर रहे हैं। अभी हम जो है वो केपी में नहीं जा सके हैं बलूचिस्तान, और वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग। ये आसान नहीं है इसको लेना। अच्छा, फिर हम बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए हमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहते हैं ना। हमारे यहाँ 5,500 में, जब तक आप ये प्रोग्राम खत्म करेंगे अब्दुल्ला साहब, इस प्रोग्राम खत्म करके उठेंगे, मुल्क में 12 माओं को ये कैंसर लग चुका होगा, 12 खवातीन को ये कैंसर लग चुका होगा, और उसमें से 8 मरेंगी। 3,500 5,500 माए बहने बेटियां इनको कैंसर लग रहा है, और 3,500 की डेथ हो रही है। और आपको पता है कैंसर किसी को लगे, मेरे पास रोजाना की कॉल्स हैं कैंसर के मर्द में, जब लोग अपने घर वालों का इलाज कराना शुरू कर, इतना महंगा इलाज है खुदा की कसम कि जेवर बिक गए, मकान बिक गए। ऐसा ही है मुस्तफा भाई, टाइम कम है जरा। वो STD वाला सवाल जो है जी मुस्तफा भाई, वो STD वाला सवाल जो बार बार उठ रहा है, इनफैक्ट वही उठ रहा है सवाल कि जी ये जिनसी ताल्लुक बनाने से जरूरी नहीं है ये कैंसर आपको लगे, ये अदरवाइज तो ये हम चाहते हैं आप इसको क्लियर कर दें। देखिए 9 से 14 साल की एज जो प्रायोरिटी है, अच्छा इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, नंबर 1 किसी को भी ध्यान में रखें। किसी को किसी एज में भी लगा सकते हैं खवातीन को जो है वो, लेकिन 9 से 14 साल की बच्चे जब अपनी मेच्योरिटी, ये वो टाइम है जहां पर 97% ये वायरस लगता है, और इस एज में सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं हुआ होता, इस एज में बच्चियां मेच्योर हो रही थी। ये वो टाइम है जहां पर 97% इस दवा का असर है, और ये वायरस उसी वक्त अटैक कर रहा हो। तो दिस इज द आइडियल टाइम, लेकिन आइडियल इनको लगाने के लिए, और फिर नहीं भाई इसके एविडेंसेस मौजूद हैं कि नहीं सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से ये नहीं फैल रहा। ये नहीं कि फिर वो मर्द में भी फैल जाएगा उससे, और जो है वो खवातीन में भी फैल जाएगा। ये इस वायरस जो HPV वायरस है, इसकी ग्रोथ का टाइम ही 9 से 14 साल मैक्सिमम है, और ये किसी एज की भी खवातीन में ये काम होता है। ये वायरस जो है वो बढ़ता है, पनपता है। तो ये सेक्सुअल कांटेक्ट वाली चीज नहीं है। आप प्रोटेक्ट करते हैं हम अपनी बच्चियों को इम्यूनिटी डेवलप में, जहां पर ये वायरस, जी इम्यूनिटी डेवलप करते हैं आप, इस वायरस के लिए इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। ये वायरस फिर वहां पर, और फिर इतनी ये खतरनाक है ये कि ये आपको कोई सिम्टम्स नहीं देता। जब ये चीज, ये कैंसर जब फैल चुका होता है,
जब जाकर, और फिर आप ये अब्दुल्ला, आपको पता है हमारे एक सोशल बैरियर्स हैं, खवातीन पहली फेज में ये बताती नहीं है, उनको अपनी तकलीफ नहीं बताती हैं, चीजें नहीं बताती हैं। जब तक वो बताती हैं, जब वो बहुत बिल्कुल सीवियर हो चुकी होती है, जब तक हमारे यहाँ वो उसको फिर आप नहीं रोक सकते, उस कैंसर को नहीं रोक सकते। हर चीज की वैक्सीन आने वाली दुनिया में 15 सालों के बाद ये कैंसर में, इन चीजों में अब कोई मरने वाला नहीं है। अगर कोई मर रहा होगा तो जिस तरह हम पोलियो में पाकिस्तान रह गए ना, अफगानिस्तान पाकिस्तान, फिर हमारे यहाँ ही लोग मर रहे होंगे। दुनिया इससे प्रिवेंट कर चुकी होगी, और हमारे यहाँ खुदा ना खास्ता इन्हीं माइंडसेट की वजह से। यार मुझे मैं समझ नहीं आती, मुझे देखो, क्या मैं एमपी रहा हूं, मैं वजीर रहा हूं आईटी का, मैं मेयर रहा हूं, मैं सेनेटर रहा हूं, आज मैं वफाकी वजीर बना दिया रब ने, एमएन हूं। क्या मैं ये सारे दौर छोड़कर, इसका मतलब जो ये मिसकंसेप्शंस हैं, तो इसको हेड तो मैं कर रहा हूं। तो मैं इतना बुरा आदमी हूं कि मैं ये सारी चीजें जानने के बावजूद अपनी कौम की बच्चियों को मैं ये अपने हाथों से मैं उसको हेड कर रहा हूं। हम उसको वैक्सीन नहीं, ये जो इल्हाम होता है ना मुसा भाई, ये आपको लेकर नहीं होता, ये होता है या किसी भी फर्द को लेकर नहीं होता। ये हमारे यहाँ जनरल इबाम इसलिए होता है या शक इसलिए होता है कि ये वेस्ट का कोई एजेंडा है, जिससे हमारी आबादी तो हमारी बढ़ रही है माशाल्लाह, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। हमारे लिए नई बात नहीं है। मैं कर रहा हूं ना, मैं सोचता हूं इसको भाई, आज मैं चाहूं कि भाई नहीं होगा ये प्रोग्राम, आज मैं चाहूं मैं इसको कॉल ऑफ कर दूं, तो इसको हेड तो मैं कर रहा हूं। ये तो आपके क्रेडिट पे जाएगी लेटर ऑन इंशाल्लाह। अच्छा मुस्तफा भाई, हमने जब खुद अपनी रिसर्च की है, बिकॉज ऑब्वियसली हमसे भी लोग बड़े सवाल पूछते हैं, बिकॉज हम भी यहाँ प्रमोट ही कर रहे होते हैं कि ज़रूर बच्चियों को लगवाएं, ये वैक्सीन मुफ्त लग रही है। तो फिर हमारी रिसर्च में सामने आता है कि ये वैक्सीन जो है ये दोनों बच्चे और बच्चियों के लिए रेकमेंड की गई है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ बच्चियों को लगा रहे हैं, ऑल्दो हमारी रिसर्च के मुताबिक बच्चों को भी लगनी चाहिए। तो ये जरा बता दें, इज इट अ फर्स्ट फेज? This is the like I said कि देखें, दुनिया में ये वैक्सीन दूसरे ममालिक छोड़ते नहीं हैं, हमें इसकी लड़ाई करनी पड़ी है, हमें बहुत लिमिटेड क्वांटिटी मिली है। उस लिमिटेड क्वांटिटी में हमें सबसे ज्यादा वनरेबल जो रिसर्च से जो पता चली है बात कि सबसे ज्यादा वनरेबल जो सेगमेंट है वो बच्चों में 9 से 14 साल की एज, हमने सबको लगानी है वैक्सीन। आप बिल्कुल सही करिए कि इसमें मर्दों में भी है, बच्चों में भी है, बच्चियों में भी है ये सर, लेकिन उसकी अगर परसेंटेज आप देखेंगी तो मर्दों की परसेंटेज कोई 3% होगी, कोई 4% होगी, और ये कोई 5%, 95% ये सर्वाइकल कैंसर जो लाक हो रहा है वो खवातीन को और बच्चियों को और हमारी माओं को, बहनों को, बेटियों को ये लायक हो रहा है। इसलिए उसकी प्रायोरिटी तय की गई है। जब हम तमाम खवातीन को, और आज कोई मर्द लगवाना चाहे बिल्कुल लगवा सकता है। अच्छा मुसा भाई, जो हाई रिस्क पे हैं उनको पहले लगाया जाए, जो कि बच्चियां हैं। तमाम मुस्लिम ममालिक का जिक्र कर चुके हैं, फिर से सवाल आया कि जी मुस्लिम दुनिया में और किस किस मुल्क में लगी है, तो प्लीज आपको उसको एड्रेस कर दें कि कहां कहां ये वैक्सीन लग चुकी है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, इंडोनेशिया जो कि दुनिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क है, मलेशिया, ये तमाम, बांग्लादेश, ये वो मुस्लिम ममालिक, ईरान, ये वो मुस्लिम ममालिक हैं जहां पे ये वैक्सीन जो है वो इसमें इवन के इजिप्ट भी शामिल है। इजिप्ट में तो बहुत पहले कर लिया, सऊदी अरब के साथ कर लिया सारा ये। तो अब मुझे तो इसके अलावा मुस्लिम ममालिक अब तो सुन के मुस्तफा भाई, अब तो सुन के लग रहा है कि हम बड़े लेट हो गए, सारे मुसलमान ममालिक जो हैं वो तो लगा ही चुके हैं। लेट हो गए ना। देखिए दुनिया में इस वक्त 8 लाख खवातीन को ये मर्ज लाक हो रहा है हर साल। 8 लाख में से तकरीबन 6.5 लाख की डेथ हो रही है दुनिया, और ये तादाद दुनिया में कम होती चली जा रही है। और हर 2 मिनट के बाद एक खातून की डेथ हो रही है दुनिया में, और हर 1 मिनट के बाद एक खातून को ये सर्वाइकल कैंसर लग रहा है। गॉट इट। और हम जी, आप हमारे साथ हैं और आपके तवज्जुह से हम लोगों को यही कहेंगे जो जिनके सवाल हैं, गुड, इट इज वेरी गुड टू क्वेश्चन, लेकिन फिर समझने की भी कोशिश करें जब आपको जवाब मिल जाए, समझें कि ये क्यों जरूरी है और जरूर लगवाएं। बहुत शुक्रिया। मतलब मेरी अपनी बेटी जब होगी तो इंशाल्लाह मैं उसे वैक्सीन मतलब एक चीज एंड स्टडी, हम हमेशा यही कहते हैं कि आंखें बंद करके तो वैसे ही कुछ नहीं करना चाहिए, जो कि प्राइवेट सेक्टर में कुछ दिन में अवेलेबल हो जाएगी। आई थिंक यू शुड आल्सो गेट वैक्सीनेटेड, एवरी वुमन ये तो लगाई तो जा रही है 9 से सरकार की सतह जी, सरकार की तरफ से, वरना अप टिल द एज ऑफ 26-30 आप एक्चुअली कभी भी लगा सकते हैं। सो यू कैन प्लीज इसको थोड़ा सा स्टडी करें, और अगर आपके स्कूलों में बच्चों को लगाने आ रहे हैं, साथ कोई डॉक्टर भी है, तो आस्क क्वेश्चन, सवाल करने में कोई बुराई नहीं है।
जरूर सवाल करें। देखिए, अभी लेकिन बिल्कुल एक नई जवाब चीज़ है मिल जाए तो लगवा लें। और हर शख्स अपने बच्चों के बारे में फिक्रमंद होता है, सो यस लगाइए। मतलब कल मैंने एक फॉरवर्ड व्हाट्सएप मैसेज देखा जिसमें लिखा हुआ था कि जी अभी तो पोलियो के बारे में तहकीक दुनिया कर रही है, तो हम इस वैक्सीन पे पहुंच गए। पोलियो वो से भी दुनिया खत्म दिहाइयों हो चुकी पहले है। खत्म हो चुकी है, तो तहकीक वो वहकीक भी सिमट गया, उन्होंने वो एक फाइल बंद कर दी comparison है। ये करने, और पोलियो वो वाली भी- फाइल सिर्फ हमारे यहाँ खुली हुई है और कहीं नहीं खुली अब्दुल्ला, तो हुई। ये भी तो एक कंपैरिजन है ना कि हमारी आदत है ये करना। हमने पोलियो के साथ भी यही किया था, तो अब ये दोबारा गलती ना करें, लगवाएं वैक्सीन। ओके, एंड आस्क अस मोर क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी, तो हम पता करेंगे। ब्रेक भी ले रहे हैं। वेलकम बैक जी, जुमा एशिया कप की बात मुबारक। आज करें। तो हाँ बिल्कुल, क्यों? वैसे जुमा है आज। ओह अच्छा। मेरे को क्या हो गया, व्हाट डिड आई मिस? अच्छा जी, एशिया कप की बात करते हैं। और एशिया कप T20 में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी और अब अफगानिस्तान टूर्नामेंट से आउट हो चुका है। और श्रीलंकन ओपनर कौशल मेंडिस के नाकाबिले शिकस्त 74 रन्स की हालांकि बड़ा बदौलत, स्कोर बनाया था अफगानिस्तान ने 169, व्हिच वाज क्वाइट इंप्रेसिव। और लग रहा था कि मतलब चलो, हमें अपने स्कोरों के आगे तो ये बहुत ही इंप्रेसिव लग रहा था, लेकिन हाँ कर हमेशा लिया जब हम श्रीलंका ऐसी ने बातें भाई। करें ना, तो आप अज्यूम कर लिया करें कि हमारा कंपैरिजन हम ही से है। तो उस लिहाज से तो ठीक ठाक स्कोर था। और फिर मतलब क्या हुआ? मोहम्मद नबी ने आखिरी ओवर में 5 छक्के मारे थे। ये आखिरी ओवरों की क्या गेम चल रही है? जैसे कि हमारे शाहीन अफरीदी ने आखिरी ओवर्स में जब वो आते हैं तो उन्होंने भी काफ़ी छक्के मारे। इनको रिवर्स नहीं कर देना चाहिए पहले? खैर कल भी मैंने यही बात की थी, बट एनीवे, सो दिस वाज द मैच। और 8 विकेटों में 169 रन बनाए अफगानिस्तान ने। मोहम्मद नबी ने 22 गेंदों पर 60 रन की इनिंग भी खेली, लेकिन इनके काम कुछ नहीं आ सका और इस फतह के साथ श्रीलंका ने मुसलसल तीसरी कामयाबी के साथ सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया है और अफगानिस्तान शिकस्त के बाद इवेंट से हो गई है बाहर। तो अब ये बात ये बन रही है कि पाकिस्तान और इंडिया जो हैं ये दूसरा मैच खेलेंगे और 21 ऑफ सितंबर विच इज कमिंग संडे, तो एक और मैच के लिए तैयार हो तो जाएं। सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर भाई कैसे हैं आप? सिकू भाई पहले तो कल के मैच पे जरा बात कर लेते हैं। बांग्लादेश ने मतलब नहीं। टोटल तो ठीक ही कौन से वाले की वो बात कर रहे हैं? अफगानिस्तान ने टोटल तो ठीक ही बनाया था, लेकिन बांग्लादेश ने उन्हें हरा दिया और इवेंट से बाहर भी। श्रीलंका ने देखिए श्रीलंका ने बहुत कंफ्यूजन हो रही है, इससे पहले बांग्लादेश ने हराया था। मैंने कहा मैं क्लियर करती जाऊं कि हम कौन से मैच की बात कर रहे हैं। सिकंदर को दे दे जल्दी से, सिकंदर को दे कल दे। के मैच पे आपकी क्या राय है? उस शहर की बात करें, उस मुल्क की जहां से हमें चाय मिलती है, टी बैग्स वगैरह सारे वहीं से मिलते हैं। श्रीलंका की हम बात कर रहे हैं और श्रीलंका की टीम तो इस लिहाज से भी बहुत अच्छी है इस माहौल के लिए, इस कंडीशंस के लिए कि वहाँ की पिचें भी टर्निंग होती हैं, वहाँ की पिचें भी इसी तरह की होती हैं, तो वो काफ़ी प्रिपेयर्ड होते हैं और अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। अफगानिस्तान को मैं ज़रूर कहूँगा कि वो नंबर 2 टीम तो नहीं है एशिया की, मगर खतरनाक टीम है। वो कभी भी किसी को अपसेट कर सकती है, तो उनके पास बहुत टैलेंट है। मगर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, कल हमने इसको भी डिस्कस भी किया था राशिद के साथ। राशिद जो है उनका कोच रह चुका है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि वो इतनी क्रिकेट खेलने के बाद वो थक गए हैं, अब उनमें कुछ चेंजेस चाहिए, उनको नए लड़कों की जरूरत है। हो सकता है कि कुछ इस किस्म की कोई उनकी सिचुएशन हो जिसकी वजह से वो अचानक उनमें एक ऐसा कह रहे हैं कि उनका रुझान पैदा हो गया कि वो मैचेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मैचेस उनके हाथ से निकल रहे हैं। हालांकि स्कोर बुरा नहीं था इस पिच के ऊपर, मगर वो उस पर काबू नहीं कर सके। तो श्रीलंका को मुबारक हो, अब मैच का मजा आएगा। श्रीलंका इज अ टफ टीम। It is a tough team. Can we please for a while talk about the upcoming match on Sunday between India and Pakistan, because हाईजैक हो जाते हैं ना सारे टूर्नामेंट्स जब पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हों। एक हो गया, अब एक और आ रहा है और कहा यही जा रहा है कि सारा तनाज़ा जो कि मैच रेफरी पे था, एंडी क्या नाम था उनका, समथिंग क्राफ्ट, वो दोबारा होंगे ये इस मैच में भी जो 21 को होगा। सिकंदर ऐसी कोई बातें हैं? या तो मुझे अभी तक इसकी कोई इतला नहीं आई है, मगर कि कल बड़ा अच्छा एक डेटा किसी ने, शायद रमीज राजा बता रहे थे कि डेटा के वो 90 मैचेस के अंदर वो हमेशा भारत के साथ रहते हैं, वो जी बिल्कुल ऐसा ही अंग हो गए जैसे। और एक नई कैफियत मैं कहूँगा पैदा हो गई है इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस में। पहले तो कुछ नाराजगी तक था, तो अब तो इतना हो गया है कि हाथ नहीं मिलाएंगे। इट इज टू मच, मतलब कि मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि हम इस वक्त 21वीं सदी में रह रहे हैं। ये ऐसा एक क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आइए
AI वो AI का जमाना आ गया, सब कुछ हो गया, मगर हम हाथ नहीं मिलाएंगे। और मतलब मुझे एक ऐसा उन्होंने एक सिचुएशन क्रिएट कर दी है भारत ने कि अब हमने देखना पड़ेगा कि जो इतवार का मैच है उसमें क्या होगा। हम मैच जीतने की हारने की बात नहीं कर रहे। देखिए, मैच हारना और जीतना खेल का हिस्सा है। एक टीम हारती है, एक जीतती है। कभी कोई टीम तगड़ी होती है, कहीं कोई टीम तगड़ी होती है, उसको जो है तो एक दूसरे पे काबू पा रहे होते हैं। हमारा एक दौर था, हम हर एक उनको हमारे सामने वो टिकते ही नहीं थे, मगर अब उनका दौर भी आया हुआ है कि वो हमें थोड़ा सा दबा रहे हो। मगर ये एक वक्ती चीज है, कभी भी चेंज हो सकती है। मगर हाथ मिलाएंगे संडे को, आपको लगता है? और मतलब क्या प्रोटोकॉल होगा? पहले से हम ये पॉयक्राफ्ट साहब का तनाजा यही था ना कि ही टुक हमारे कप्तान ऑफ द गार्ड और वहीं पे जाके माइक बंद करा के बता दिया कि जी वो हाथ नहीं मिलाएंगे, आप भी कोशिश ना कीजिएगा। सो आप संडे को हम क्या एक्सपेक्ट करें? पहले से तय होगा कि जी सबको इन्फॉर्म किया हुआ होगा, मैनेजर को बताया हुआ होगा कि भाई ना आप उनसे मुसाफा करें ना वो आपसे करेंगे? नहीं, देखें, असूलन ये चीज होती है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो रेफरी होता है, जब उसको कुछ इस किस्म की चीज पता लगती है कि एक नई चीज हो रही है, देखें रेफरी का काम ये है कि जो क्रिकेट के असूलों के मुताबिक जो भी चीज होती है उसको वो पूरा करे, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे, और कोई झगड़ा ना हो, कोई बदतमीजी ना हो, ये उसका एक काम है। अचानक उसको पता लगेगा कि एक ऐसी चीज हो रही है कि जो कि गलत है, तो उसको फौरन इन्फॉर्म करना चाहिए दोनों टीमों को कि भाई ये क्या है। 100%। और कौन सा उसका कोई वो डेब्यू तो नहीं कर रहा था ना रेफरी, वो तो खुद पता नहीं 100+ मैचेस कर चुका है, तो उसको तो बड़ी अच्छी तरह ये प्रोटोकॉल्स का पता था। हाउएवर सिकंदर, लेट्स मूव फॉरवर्ड फ्रॉम द हैंडशेक। वो तो हो गया, जेंटलमैन्स गेम है, कर लेना चाहिए था, नहीं किया, व्हाटएवर। लेकिन उसके बाद जो सूर्या कुमार यादव ने आफ्टर विनिंग द मैच जो स्पीच दी अपनी, वो एक्चुअली कंटेंशियस है कि हाउ इज दिस अरीना, ये एक स्पोर्ट है, ये क्रिकेट है, ये कैसे अलाउ हुआ? ना सिर्फ के अलाउ हुआ कि he said what he said, he got away with it from as well. And if he got away with it, then we should expect that we should be able to say whatever we want to, and we should also get away with it. होने वाली बात वो थी कि उन्होंने डेडिकेटेड टू दिस, तो फलाना धमाका, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुई, वो बात थी जिसपे बात होनी चाहिए थी, नॉट द हैंडशेक। कि ये कैसे उन्होंने पॉलिटिसाइज कर दिया इतना? देखिए, क्रिकेट बोर्ड ने 100% श्योर जरूर लिखा होगा आईसीसी को कि ये क्या है। कई ऐसे इंसिडेंट है, देखें ना, इसके अंदर तो एक चीज जो बहुत ही छोटी सी नजर आ रही है कि जो भारत को जो मार पड़ी है, जो भी उनका हाल हुआ है, जो 10th में था ना वो, जब ये सब कुछ हुआ है, तो उसके बाद वो अपने आप को इन चीजों पे छुपा रहे हैं। ठीक है, एक आदमी एक्सेप्ट करता है कि जी हम हार गए, चलो ठीक है, अलग हो गए, अब हम तैयारी कर रहे हैं। वो इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर के हाथ नहीं मिलाएंगे, मतलब एक अजीब सी कैफियत उन्होंने जितना पैदा कर दी है जिसका कोई दूर तक नहीं है। अब देखें, मोइन अली था और वो which should not actually be a discussion और खेल डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन जाहिर है अब ये है, अब ये संडे को हम देखते हैं कि अगर दोनों ने हाथ नहीं मिलाना तो पहले से दोनों टीम मैनेजर्स को इन्फॉर्म, मतलब और एक फुटनोट में प्लीज कोई भी मिलाएगा, ये भी हम कह दें कि हमने अब्दुल्ला, और हमारे लिए मोस्ट, और चले ये तो हो ही जाएगा, मिलाएंगे नहीं मिलाएंगे पहले हमें पता होगा। लेकिन अब्दुल्ला, ये भी तो हो सकता है कि वो कहेंगे जब पाकिस्तान का नेशनल एंथम बजेगा हम अंदर चले जाएंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि वन स्टेप आफ्टर अनदर, ये बात रुकने मुश्किल है। एक फुटबॉल मैच हो रहा था जी सिकंदर, एक लिवरपूल और एक और मुझे नाम भूल गया, उनका फुटबॉल मैच हो रहा था, और जो स्पेक्टेटर्स थे, प्लेयर्स वर प्लेइंग, प्लेयर्स ने कोई हरकत नहीं की। स्पेक्टेटर्स जो थे, जब पता नहीं किसका कोई एंथम स्टार्ट हुआ तो प्लेयर्स टर्न्ड अराउंड, उन्होंने एज अ प्रोटेस्ट पीछे इजराइल के खिलाफ कुछ लिखा हुआ था। हम स्पेक्टेटर्स की बात कर रहे हैं, ग्राउंड में जो फुटबॉलर्स थे वो कुछ नहीं कर रहे थे, बिकॉज़ वो अंडर द कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। तो लिहाजा हर स्पोर्ट में कोड ऑफ कंडक्ट होता है। हमने किस तरह इस तरह क्रिकेट को हम होने दे रहे हैं कि इंडिया अपनी मनमानी करे? सो वो एक प्रोटेस्ट है जो हम याद दर्ज करना चाहते हैं। हाउएवर, अच्छा, आप जरा हम खेल की बात कर लें सर। हाथ तो मिलाएंगे, नहीं मिलाएंगे तो नहीं मिलाएं, लेकिन उसके बाद हाथ में हमने बल्ला भी पकड़ना है, हमने गेंद भी पकड़नी है और हमने खेलना भी है उससे। सो वो किसको
पहले आना चाहिए, किसको बाद में आना चाहिए, प्लेइंग 11 में कौन हो, कुछ सजेशंस दें सिकंदर, अभी तो टाइम है कुछ। नहीं देखिए, इसमें सजेशन ये कि हमें बहुत ज्यादा ना एक्साइटमेंट नहीं दिखानी चाहिए कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तब्दीलियां कर दें, ऐसी कोई चीज नहीं करनी चाहिए। देखिए साइम अयूब इज एन ओपनर, ठीक है, अब आप उसको इसलिए नहीं निकाल सकते कि उसने आउट भी कर दिए। हाँ। आप एक और मैच उसको दें। मैं तो यही कहूंगा, अगर मैं कोच होता उसको बिठाकर ये कहता कि बेटा कोई बात नहीं, जो कुछ हुआ हो गया, नाउ यू हैव अनदर चांस, जाओ अपने आप को प्रूफ करो। बस वो जो उसकी जो गलतियां है ना, कि देखिए ना, वो तो खेलने का मौका ही नहीं ले रहा, पहले ही बॉल पे अटैक कर रहा है, वो ना करो तुम, जस्ट टेक योर टाइम और देखो कि क्या होता है। 1 मिनट के अंदर, जो क्रिकेट के अंदर हमने बड़े बड़ों को देखा है जिनको फेल हो रहे होते हैं, फौरन से वो दोबारा रिपीट, मतलब फॉर्म में आ जाते हैं, उनकी अच्छी लगे, इसलिए कि उसमें टैलेंट तो है, इसमें कोई मुजायका नहीं है। तो हमें इसी तरह टीम को लेके चलना चाहिए, इसमें कोई बड़ी तब्दीली ना करें, इसको बिल्कुल जो है कूल एंड काम लें और जाकर लड़े। यू नेवर नो, जो क्रिकेट के अंदर वक्त बदलने में देर नहीं लगती है, वक्त बदल सकता है। जो टीम सिलेक्शन थी वो बिल्कुल सही थी। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि खुशदिल को आपने थ्रू आउट नहीं खिलाया, मगर आप उसको टीम में लेकर आए तो उसको भी बॉलिंग भी करवाते, वो भी नहीं करवाई आपने, यानी कि वो 8-9 मैच हो गए उसने बॉलिंग ही नहीं किए। ये बहुत हारिस का नंबर क्या बनेगा सिकंदर, क्या बनना चाहिए? हारिस को नीचे ही रखें। देखिए हारिस की जो बैटिंग का स्टाइल है वो अच्छी टीमों के खिलाफ नहीं चलता, वो छोटी मोटी टीमें ओमान शुमान को तो लपेट लेगा वो, मगर बड़ी टीमों के खिलाफ उसका स्टाइल नहीं चलेगा, उसको नीचे ही रहने दें। फखर जो है वो सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है, 100 से ज्यादा उसके मैच हैं, 2500 उसके रन है, उसको उसी जगह पे रहने दे और उसको उसके हिसाब से खेलने दे। मगर तो फिर चौथे पे किसको लाएं? बेटा सॉरी, चौथे पे किसको लाएं? सलमान को लेके आए या हसन नवाज को प्रमोट करें? मेरे ख्याल से हसन नवाज भी रन नहीं कर रहे, सलमान थोड़े बहुत करें। अगर सिचुएशन, मैंने देखा पहले भी आपको बोला था कि अगर खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, जल्दी विकेटें गिरती हैं तो आगा जाए। अगर 10 ओवर 12 ओवर निकल गए, अल्लाह करे, तो फिर आप हसन नवाज और पूरे जो अटैक करने वाले उनको लेके चले कि वो जाए, फिर मोहम्मद नवाज आए। और मैं उसको जरूर कहूंगा कि फहीम अशरफ को दोबारा लेकर आए, इसलिए कि फहीम अशरफ ने बॉलिंग भी की हुई है, बैटिंग भी की है, वो रन भी थोड़े थोड़े कर रहा था, तो उसको आप रखें। कुछ दिन को आपने खिलाया नहीं था, तो मेरे ख्याल से उसको आप रहने दें, हारिस को जरूर खिलाएं। अच्छा, हारिस के खिलाने से जो है वो, हारिस का जिक्र हो रहा है, बॉलर हारिस रऊफ को रखें? हाँ बिल्कुल रखें। देखिए आखिरी के अंदर कल क्या हुआ, 5 छक्के खाए स्पिनर ने, जो बांग्लादेश का था, 5 छक्के खा लिए उसने, एक ही जगह गेंद की। तो आपका जो 17वां और 19वां ओवर होता है ना, 18 और 20 जो करेगा शाहीन, और जो 17 और 19 ओवर है वो किसी फास्ट बॉलर को करने चाहिए, वरना बड़ी वहां पे कुट पड़ जाती है बहुत ज्यादा। मतलब है कि अगर कोई अच्छा बैट्समैन खड़ा हो तो वो स्पिनर्स को कुट लगा देता है, तो उसके लिए हारिस को उधर रखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से यही टीम खिलाएं, सिवाय इसके कि बेसिकली डिफरेंस वुड बी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड करेक्ट मी, कि हारिस रऊफ की इंक्लूजन हो जाए, क्योंकि पिछले मैच में अगेंस्ट इंडिया हारिस रऊफ वाज नॉट देयर। हाँ, उसकी इंक्लूजन हो जाए। आप फहीम अशरफ को पेस जो है वो इट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे। हाँ बिल्कुल, पेस बिल्कुल मैटर करती है। आखिरी के ओवर्स में फिर आपको कुछ पड़ जाती है अगर स्पिनर्स रखते हैं। कल चलिए इंशाल्लाह जब आपसे लाइव दोबारा बात होगी तो ये मैच हो चुका होगा और होपफुली अच्छे नोट पे हम बात उस दिन भी करेंगे, होपफुली लेकिन हमारी उम्मीदें भी होती हैं, और फिर इंशाल्लाह जब वो होपफुली अच्छा हो जाता है तो फिर हम बहुत सेलिब्रेट करते हैं। सिकंदर आपका फैसला हुआ, क्योंकि मुझे कल आपने एक तस्वीर भेजी थी जिसमें आपने मुझे बताया था कि आप तो 60 की दिहाई में भी क्रिकेट खेलते थे। हाँ, अब जाने देना उस बात को, दिखा दें तस्वीर। आपका फैसला, ये देखें तस्वीर नहीं कि हम क्या दिखा रहे हैं। नहीं, ये सिकंदर ही क्योंकि इतने पुराने हैं ना, तो तस्वीर भी बहुत मुश्किल से हमें ढूंढनी। तो सर तो था ना सिकंदर के सर पे। ये देखो, ये उस जमाने की तस्वीर है अब्दुल्ला, ये उस जब कैमरे भी नहीं होते थे। नहीं, जेंटलमैन्स गेम था। आप देखें जेंटलमैन्स गेम, आपने टाई लगाई हुई है, जरा दिखाएं। टाई भी लगाई हुई है, और दिखाएं जी हमारा वो, दिखाएं दोबारा, हमने दोबारा ग्लिच आ गया था टेक्निकल, हमने इसके होते हुए दिखाए ना। वो पता नहीं हमारा इतना पीछे जा नहीं पाया, हमारा सर्वर हैंग हो गया। वो कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं दिखा रहा, 80 की भाई के बाद मैं नहीं जाऊंगा। सिकंदर फिर कभी दिखा देंगे, बिकॉज़ अभी नहीं हो रहा, तो जरूर दिखाएंगे। हाँ, फिर हम इस पे बात कर लेंगे। राशिद के होते हुए दिखाएं। गॉट इट, ओके। अच्छा जी, टाई लगा के खेल रहे हैं क्रिकेट। नहीं तो नेकर भी तो थी ना साथ, 60 की दिहाई में कौन नेकर थी, मैंने इमेजिन की है।
नेकर और नेकर। टाई साथ जा रही है सर, क्या मतलब व्हाट? अच्छा फिर हम दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे जरूर, क्योंकि इस पे हमने काफी लंबी चौड़ी बात कर ली थी। चले, लेट अस कम बैक टू समथिंग वी वर टॉकिंग अबाउट इन द लास्ट आवर ऑफ जियो पाकिस्तान, और हाँ वो जी, था जो हमारा पाकिस्तान जो सऊदी स्ट्रेटेजिक का। डिफेंस पार्टनरशिप मुआहदा तय हुआ है सऊदी That अरेबिया के साथ। उमर चीमा सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया उमर साहब। उमर साहब, पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदा बहुत बड़ी पेशरफ्त, अहम पेशरफ्त भारत इसराइल के लिए, तो ये डेवलपमेंट ज़ाहिर है अच्छी खबर नहीं है, लेकिन अमेरिका इस सूरत हाल से क्या अखज़ करेगा ये भी देखने वाली बात है। बाइडेन इंतज़ामिया ने तो सऊदी अरब से इस किस्म के दिफाई मुआहदे को इसराइल डील से मुंसलिक कर दिया था, लेकिन सदर ट्रंप क्या रद्द अमल दे सकते हैं? आपने ये दुरुस्त बात की है कि सिर्फ इस दफाई मुआहदे से मुतासरीन में सिर्फ इंडिया और इसराइल ही शामिल नहीं बल्कि अमेरिका भी शामिल है। इससे अमेरिका की एक बारगेनिंग पावर कमज़ोर होगी। अमेरिका 1973 से लेके ऑनवर्ड वो अरब दुनिया को एक्सप्लॉइट भी कर रहा है, उनसे तेल भी लेता है, और उनको उसने एक ही कहा हुआ है कि आप जो तेल को इसकी जो फ़रोख्त है इसको डॉलर के साथ लिंक कर दें, तो वो डॉलर के साथ लिंक थी और उनसे उसके बदले में उसने बड़े फ़ायदे भी लिए हैं। उसको बजाते ख़ुद जो डॉलर है वो इंटरनेशनल करेंसी चलती आ रही है। तो उन्होंने दिफा के मद में जो अरब दुनिया है उन्होंने काफ़ी उनको पैसे भी दिए हैं, उनसे असला लिया है, बहुत ज़्यादा असला लिया है, इतना लिया है कि बाज़ का ज़रूरत भी नहीं होती थी खुश करने के लिए, अमेरिका को खुश करने के लिए, यूरोपियन कंट्रीज़ को खुश करने के लिए उन्होंने असला ख़रीदा है। इवन जो 2 रुपये वाली चीज़ है वो 8 रुपये में ली है, ठीक है। तो ओवरऑल अब पहले जो एक शायद हर काम का एक वक्त होता है और उसकी एक बैकग्राउंड होती है कि किन हालात में क्या फ़ैसले हुए। पाकिस्तान की ख्वाहिश मौजूद थी कि पाकिस्तान जो है इन इलाकों का कोई नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बने, उससे ऑब्वियसली हमारे लिए इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, हमें एक लेवरेज भी मिलता, हमारी रेलेवेंस भी बनती। लेकिन यह है कि मेरे ख्याल है कि वो जैसे कहते हैं ना कि हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है। तो अब जो कतर पे एक बमबारी हुई तो उसके बाद सऊदी अरब ने इसमें काफ़ी एक यानी कि उन्होंने एक इस पे अहम फ़ैसला किया पाकिस्तान के साथ मिलकर। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका इससे परेशान ज़रूर होगा, लेकिन ये है कि जो सऊदीया वाले हैं वो भी कोई दे आर नॉट विदाउट लेवरेज। उनके पार्ट पर अभी भी उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट का प्लान किया हुआ है, या उन्होंने मेरा ख्याल है कोई 100 अरब के असले की बात की हुई है कि हम ख़रीदेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे, इस तरह की चीज़ें। तो ये नहीं हो सकता कि ट्रंप जो है वो कोई इतना गुस्से में आ जाए कि वो सारी चीज़ें अपनी जो है उनको कैंसिल कर दे, बल्कि वो पछताएगा कि जो उसने किया है उसको इसराइल को एक मिसाल बनाना चाहिए था कि जिस तरह से उसने कतर पर हमला किया, और जो उसने नहीं बनाया तो उसका जो इम्पैक्ट आया, उसके जो एक नतायज हैं वो भी भुगतेंगे। अच्छा, ये बात हमने और भी अपने एनालिस्ट से पूछी थी और आपसे भी पूछना चाहेंगे कि मई में जो हुआ, भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने जो किया वो तो दुनिया ने फिर देखा। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब मुआहदे के बाद मोदी और भारत की इंतहा पसंद हुकूमत अपनी एम्बेरसमेंट जो है वो मिटाने के लिए कोई और मिस एडवेंचर करने से बाज रहेगी कि नहीं? मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया इस पोजीशन में है कि वो मिस एडवेंचर करे। अभी तो वो पछतावे से निकलने में उसे टाइम लगेगा कि जो उन्होंने पहलगाम के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर किया, वो तो यही सोच रहे होंगे कि काश कभी वो वक्त वापस आ जाए, हम ये फ़ैसला ही ना करते। और उसका देखें कि उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कितना हुआ, उससे एक बैलेंस ऑफ पावर किस हद तक पाकिस्तान की फेवर में बदल गया। वही कंट्री के जिसको इन्होंने एक तरह से अनटचेबल पूरी दुनिया में बनाया हुआ था, अब हर तरफ पाकिस्तान की का जिक्र हो रहा है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ बनाना, पाकिस्तान के साथ अलायंस बनाने के हवाले से बात हो रही है। तो मेरा नहीं ख्याल, वो तो अभी तो जो उसके लिए एक और वाक़या, ये भी एक बहुत बड़ा हादसा है कि ये दिफाई जो हमारा मुआहदा हुआ है इंडिया का और सऊदी अरब, काफ़ी इनमें क्लोजनेस आ रही थी, और इसके बाद अगर जो उसकी इंडिया के साथ ताल्लुक़ हैं सऊदी अरब के, वो भी पाकिस्तान के साथ मशरूत हैं, कि जिसमें ये बात लिख दी जाए कि भाई एक मुल्क पर हमला, दोनों का पर हमला तस्वर होगा। तो उस लिहाज से अगर सऊदीया के साथ इंडिया के तल्लुकात रहेंगे तो वो एक सर्टन हद तक रहेंगे। और दूसरा, वो अगर ये चाहेगा
कि वो सऊदीया के साथ ताल्लुक़ रखे तो वो कभी भी इस तरह का मिस एडवेंचर नहीं करेगा। पाकिस्तान का तो उसको पता है ही है, वो एक अपनी जगह पर है, लेकिन उसके अलावा मैं जो एक इजाफी जो उसकी मजबूरियां बयान कर रहा हूँ वो भी इतनी अब बढ़ती जा रही हैं कि उसके लिए इस तरह का मिस एडवेंचर करना उसकी कास्ट बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा उमर साहब, मई जंग के बाद पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की समत पर देख ही लें आप, क्या दुनिया का रद्द अमल है, हमारी स्टैंडिंग किस तरह से एलिवेट हुई है, और आगे चलकर मशरक़ वस्ता के दीगर ममालिक भी आपको लगता है कि इस किस्म के मुआहिदों में हमारे साथ आ सकते हैं? देखें, जो खारजा पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं, ये तो मेरा नहीं हाल कि गवर्नमेंट को भी यकीन आता है कि वो क्या कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। हमने तो कभी नहीं देखा कि हम इतने स्मार्ट हो जाएं कि पूरी दुनिया में जो एक दूसरे के दुश्मन हैं वो सारे जो हैं हम पर ट्रस्ट कर रहे हों, हमारे साथ ताल्लुक़ रखना, हमारे साथ गपशप लगाना, सोशलाइजेशन करना, वो अपने लिए एक एजाज़ की बात समझें, हमारे साथ को बिज़नेस रिलेशनशिप कायम करना अपने लिए एजाज़ की बात समझें। तो ओवरऑल पाकिस्तान जो है खारजा महाज पर मेरा ख्याल है कि अगर मौजूदा गवर्नमेंट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो अगर उनकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो दिफाई लिहाज से है, जो कि हमने इंडिया के साथ किया, और उसके बाद जो भी हमें रिवार्ड आ रहा है और जो खारजा महाज पे हमें फतूहात हो रही हैं वो उस लिहाज से है। तो बाकी मुझे तो ये लगता है कि जो बाकी ममालिक हैं वो भी आएंगे। ये जो एक डिफेंस पैक्ट हुआ है, आप समझें कि जैसे एक पाकिस्तान का एक नया इंट्रोडक्शन हुआ है कि ये एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे मिडल ईस्ट में पहले भी था। पाकिस्तान जो है माजी में भी इनके काम। उमर चीमा और आपने अपना तज्जिया दिया। वी वुड लाइक टू बी इन अ पोजीशन पाकिस्तान के दुनिया जो है वो हमारी तरफ देखे और for the right reasons, yes, और हमसे दोस्ती भी करना चाहे, हमारा तहफ़्फ़ुज़ भी चाहे। इट फील्स गुड। और ये बात भी उमर ने अपने तज़्ज़िये में कही कि भारत आएगा, इस मतलब पब्लिकली वो अपने जो भी इमेज मेंटेन करें वो तो करें, लेकिन उनके यहाँ जो समझदार हल्के हैं वो भी सोच रहे होंगे कि काश हम पहलगाम के बाद जो हमने गलती की उसको किसी तरह अंडू कर सकें। मतलब सोच के कुछ करना चाहिए। इट इज अ लिटरल एग्जांपल ऑफ लेने के देने पड़ गए। वो फार साइटेड नहीं था ना, दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अच्छा जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमें पता है हमने क्या करना है। आज कौन सा पाकिस्तान कराची के ज़ेर इंतज़ाम पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेस्टिवल होने वाला है। दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल होने वाला है। पाकिस्तान का तो पहले ही बहुत बड़ा हो गया था। लेट मी स्पेसिफाई, दिस इज गोइंग टू बी दूसरा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल। ये शुरू होने वाला है और आपको याद होगा पहला जब हुआ था हमने धूमधाम से यहाँ उसको सेलिब्रेट किया था। वी हैड सो मेनी आर्टिस्ट्स। हमारे यहाँ बहुत रौनक लग जाती है, हमारे स्टूडियो में जियो पाकिस्तान बड़ा मजा आता है। तो पहले में जी देयर वर 43 कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग और इस बार 100+ कंट्रीज से आर्टिस्ट जो हैं वो आ रहे हैं फॉर दिस फेस्टिवल एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। मतलब मुसव्वरी होगी, मुजस्समा साजी होगी, थिएटर होगा, म्यूजिक होगा, आर्ट होगा, डांस होगा, फिल्म होगी, बच्चों का थिएटर। कराची आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह साहब, जिनकी आवाज़ भी आपको आ रही होगी बीच में, वो हमारे साथ बैठे हुए हैं और उन्हीं से पूछ लेते हैं। शाह साहब क्या हाल है? शाह साहब मुबारक हो ऑन द वन एज वेल एंड ऑन द सेकंड वन 100 से ज़्यादा ये तो नाकाबिल यकीन सी सूरत हाल है और यूनाइटेड नेशन के अलावा तो दुनिया में इतना बड़ा इज्तिमा कभी नहीं हुआ है और 110 से ज़्यादा मुल्क हैं और दुनिया के किसी 10 ऐसे मुल्कों के नाम मैं बता सकता हूँ कि जिनका आप दोनों ने नाम भी प्लीज देख लेना नाम कोई ले। मसलन बेनिन। ये मुल्क है? इट्स अ कंट्री। बेनिन। हाँ, बेनिन। See the things that we all learn together. How did you find Benin? Solomon Island. हाँ, Solomon Island मैंने सुना हुआ है, बेनिन का मुझे नहीं पता था। And Honduras and Jamaica. And they are all coming to Pakistan. They are all coming to Pakistan. और बहुत एफर्ट किया है हमारी टीम ने और हमने और कोई 110 है। पिछली बार मिडल ईस्ट को बहुत ज़्यादा कनेक्ट हम नहीं कर पाए थे, तो इस दफ़ा जैसे अभी तो 2-3 दिन से सऊदीया चल रहा है और सऊदीया कल्चर के लिए बहुत ओपन हो गया है। सो सऊदीज आर कमिंग, कुवैतीज आर कमिंग, इराकी, मोरक्कन, अल्जेरियन, सुडान, यू नेम इट। सो कोई 32-33 कंट्रीज अफ्रीका से हैं, 30 कंट्रीज आर फ्राम यूरोप, इसी तरह सेंट्रल अमेरिका, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका सब हैं, मेक्सिको, ब्राज़ील, कोलंबियन,
12 का डांस ग्रुप है, 8 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। Albania is also coming, Malta is also coming, Kosovo is coming, Croatia is coming, Bosnia is coming। बट एक अगर मैं 110-15 के नाम लूँगा तो सारा। तो इस दफ़ा 2 चीज़ें हमने बढ़ाई हैं। पिछली बार सिर्फ एक पेंटिंग की एग्जीबिशन हमने की थी उज़्बेकिस्तान से। इस दफ़ा 27 कंट्रीज से पेंटर्स, स्कल्पटर्स और म्यूरल आर्टिस्ट भी आ रहे हैं। वाओ। और पाकिस्तान में जो 27 कंट्रीज, पाकिस्तान में जो बिनाले भी हुए हैं 2-3, जी। तो सबसे ज्यादा जो आए तो 7 मुल्कों की नुमाइंदगी थी। तो ये 5 चीजों में सबसे बड़ा फेस्टिवल है। अगर इसको मैं तोड़ के 5 टुकड़ों में बांट दूं कि जी थिएटर का फेस्टिवल, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है इटसेल्फ। अगर मैं डांस का कर लूं तो ये अलग से इतना बड़ा है। और बिनाले का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ये 27 मुल्कों की अभी तक रिप्रेजेंटेशन है, इंक्लूडिंग फ्रांस एंड इटली एंड अर्जेंटीना एंड एवरीवेयर। इसी तरह से फिर हम एनवायरनमेंट पे भी सेशन करेंगे, फिर हम टॉक्स भी करेंगे, फिर हम AI पे भी कुछ सेशन करेंगे, सारी दुनिया के लोग आए हुए होंगे। फिर कुछ एम्बेसडर सारे ट्रैवल करके आ रहे हैं इस्लामाबाद से, उनके साथ भी सेशंस करेंगे रिलेशन। और हम असल में जो कल्चर डिप्लोमेसी, जो कोई चाहे ना चाहे, ये मुझे ही क्रेडिट आपको देना पड़ेगा, मजबूरी है सबकी, हमने दे दिया कि जो फॉरेन मिनिस्ट्रीज को जो काम करना चाहिए था, कल्चर और फॉरेन को मिला के काम करना चाहिए था, एक ज़माने में हुआ करता था, वो ख़त्म हो गया है। मतलब ट्रेड अताची तो हर एम्बेसी में है, कल्चर का कोई आदमी नहीं है। वो काम यहाँ बैठ कर के हम लोगों ने with your support of course, Jio is partner और गवर्नमेंट ऑफ सिंध इज़ वेरी एक्टिव पार्टनर, इस लिहाज से कि दे नेवर डिमांड उन्हें क्या चाहिए, लेकिन चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो, सिक्योरिटी हो, वीजा हो, प्रोटोकॉल हो। स्टार्टिंग जी, ये कब शुरू हो? हम 30 से एक सॉफ्ट शुरू कर रहे हैं, 31 से पब्लिक के लिए कर रहे हैं। सर ये तो इस महीने सितंबर की अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं। ओके जी, हमें एटलीस्ट ये पता चल गया है कि ये शुरू क्या, तो ये भी एक महीने कितने हमारे यहाँ से जो आर्टिस्ट शोकेस हो, जो टैलेंट शोकेस हो, वो भी बड़ा वर्ल्ड इस दफा का जो है ना, हमारा अपना लाइनअप भी इस दफा का जो है ना, ये 2 दिन से 3 दिन से हमने डिजिटल कैंपेन शुरू कर दी है। आप देख रहे होंगे, हम सारी दुनिया के आर्टिस्ट लगाने शुरू किए। आज हम इसकी ये बाकायदा लॉन्च करने जा रहे हैं। अब जियो पे भी इसकी कैंपेन स्टार्ट हो जाएगी। और एक चीज़ सबको याद रखनी है, acpk.com, चाहे पासेस हैं, चाहे टिकट हैं, चाहे पूरा स्केड्यूल है, कौन का परफॉर्म, पाकिस्तानी राहत फ़तेह अली खान से लेकर सजाद अली और आसिम अजहर, अख्तर चनार, सनम मारवी, सारे हमारे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, इंडस वैली के गिलगित से लेकर यहाँ तक का इंस्ट्रूमेंट सारा, जितने हमारे इंडिजिनस साज हैं वो भी इसके साथ हैं, फोक भी है, क्लासिकल भी है, जेंजी म्यूज़िक भी है। हाँ, एक और चीज़, 7 मुल्कों से हमारे इलेक्ट्रो म्यूज़िक के भी डीजेस आ रहे हैं। मतलब दुबई की एक लड़की भी डीजे, वो भी आ रही, कोई कोमोरो से डीजे आ रहा है, कोई मतलब इटली से डीजे आ रहा है। जिसकी जो टेस्ट है, जो पसंद है, दे आर गोइंग टू बी हियर। और अगर आपका बहुत सारी चीजें पसंद है तो लिटरली मेरी तरह आपको फिर सुबह से रात तक आर्ट्स काउंसिल में रहना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि शाह साहब जिस तरह बता रहे हैं कि कौन कौन आ रहा है, तो उधर तो आ ही रहे हैं, तो फिर इधर भी आएंगे, तो हम भी आपकी मुलाकात करवाएंगे इस प्लेटफॉर्म पे भी। मेरे लिए तो ये मुश्किल हो रहा है, मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, आज मेरी 4 बजे जितने बिग बॉसेस से मीटिंग है जियो के, कि आप जियो को डेडिकेट कर दें वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के लिए। और इसलिए कि जितना, और इसलिए कि ये एक मॉर्निंग शो में, या तो हर मॉर्निंग शो में आपके 4-5 सेगमेंट उसके हों, अगर खुदा न खास्ता कोई ख़राब खबरें ना हो, अच्छी अच्छी खबरें हों, कम से कम 1 घंटा आपको वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल को देना पड़ेगा। उसकी वजह है कि ये फुटेज साल में दोबारा आपकी नहीं बनेगी, जिसके लिए आप दुनिया भर में ट्रैवल करके पेरिस में देखते हैं कि ये ओपेरा है, ये सर्कस थिएटर है, मैं बर्लिन जा रहा हूँ, हम आपके डोर स्टेप पे आपको दे रहे हैं। अच्छा शाह साहब ये बताएं, लास्ट टाइम जब ये हुआ था फेस्टिवल और फिर पाकिस्तानी भी बहुत से आर्टिस्ट थे, तो कोई कोलैबोरेशंस ऐसी हुई कि पाकिस्तानी भी कुछ आर्टिस्ट बाहर गए उन मुल्कों में? अभी ऐसी कोलैबोरेशंस हो रही हैं, आपने कराई थी थिएटर की? जी, अभी तो बहुत कोलैबोरेशंस हो रही हैं। हमारा जो ज्यादातर म्यूजिक हो रहा है, मेरे 6-8 म्यूजिक डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, और कुछ मैंने आउटसोर्स भी किए अपने दोस्तों को, कि
वो कंबाइंड परफॉर्मेंसेज हम बना रहे हैं कि अफ्रीकन म्यूजिशियंस और हमारे म्यूजिशियन Okay, nice. और हाँ हम भी Fusion ट्रेवल is कर रहे always, हैं। अभी मैं आपको एक हैरत अंगेज स्टोरी सुनाऊं कि कुवैत जो था हमारे लिए बिल्कुल बंद जगह थी, आपको पता है वो बिल्कुल ओपन नहीं है दुनिया के लिए। अभी हमारा राब्ता हुआ है, 7 खवातीन ने मिल के एक 2002 में NGO बनाई थी, 7 लेडीज़, और वो अब 4 मुल्कों में उनकी शाखें हैं। वहाँ से 12 डांस एक ग्रुप आ रहा है और वो हमारे साथ साइन करना चाहते हैं कोलैबोरेशंस। इसी तरीके से हॉलैंड का एक अदारा है, जापानीज़ हैं, Nice. बेल्जियन हैं, नॉर्वेजियन हैं, और उसके अलावा UK, जर्मनी, और ये मतलब आलियांस, गोएथे, ब्रिटिश काउंसिल, इनके साथ भी हमारी पार्टनरशिप चल रही हैं। ये यहाँ से हमारे लोगों को ले जाके वहाँ ट्रेंड करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, और वहाँ से अभी इस फेस्टिवल में पिछली दफ़ा जो हमारा सबसे बड़ा इशू था टेक्निकल साइड पे था। दुनिया के इतने मुश्किल तरीन टेक्निकल, इतनी मुश्किल परफॉर्मेंसेस थी कि उसमें हम फंस जाते थे। टेक्निकल डायरेक्टर्स को स्पेशली हम अच्छा, एक बुला और रहे हैं बादशाह जो साहब, सारा वक्त यहाँ रहेंगे, जाहिर है। और एक टेक्निकल डायरेक्टर ब्रिटिश काउंसिल, थैंक्स टू ब्रिटिश काउंसिल, वो पूरा 1 महीना यहाँ आकर रहेंगी, और जबरदस्त। 2-3 और टेक्निकल डायरेक्टर्स भी हम। अच्छा, एक चीज हमें पूछनी है और लोग भी हमसे पूछ रहे हैं बारहा कि भाई वो लोग जो कराची में नहीं रहते, कोशिश करेंगे किसी एक आध इवेंट के लिए आ जाएं तो आ जाएं, लेकिन क्या ये लाइव स्ट्रीम हुआ करेगा ऑन फेसबुक? देखिए, ये लाइव स्ट्रीम सारा तो नहीं होगा, हो सकेगा, सारा हम करना भी नहीं चाहते, और काफ़ी ज़्यादा होगा लाइव स्ट्रीम। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अमेरिका से एक जैसे बैले बियॉन्ड बॉर्डर आ रहा है, वो 18 लोगों का ट्रुप है, 6 नेशनलिटीज़ का, लेकिन उनके साथ अमेरिकन ट्रैवल कर रहे हैं इस फेस्टिवल को देखने के लिए। इसी तरह से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से जो ये होते हैं, जो टूरिज्म के जो वो व्लॉगर्स हो रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट भी करना चाह सब जल्दी से टाइम कम है, बताएं कि किस तरह आवाम आ सकती है, देख सकती है, डू दे रजिस्टर? आवाम जियो देखती रहे, और आवाम जियो पे हमारा जियो पाकिस्तान देखती रहे, वो देखती रहे, और acpkchai.com, ये जितने बच्चे, नौजवान, बूढ़े आजकल सब डिजिटल मीडिया यूज करते हैं। सो acpkchai। एक चीज मैं और लॉन्च कर रहा हूँ, जैसे कोई वहां से टिकट लो, वहां से लो, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ एजेंसियों के, आर्ट्स काउंसिल ने इस फेस्टिवल से अपना पोर्टल लॉन्च कर दिया है। 10% हमसे जो टिकट बेचने वाली एजेंसीज लेती थी, अब इन हाउस हमारे पास अपना पोर्टल है, वो भी acpkchai पे जाके टिकट पे आप ले पता सकते चल हैं। सकता है। ओके, हर चीज आपको हमारी वेबसाइट में So मिलेगी। everything is online. All you need to do is either watch Jio. Obviously, you would watch Jio, but otherwise आप इनके platforms Instagram और Facebook के follow करें, हर चीज आपको from मिलती जाएगी। 30th of October and it'll go on for more than a month। 40 दिन तो शाह साहब ने अभी कहा है एंड इट्स अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। जो भी आदमी वहाँ एंटर हो जाएगा उसके लिए, और ये ज़्यादातर जो है ना, ये एक्सपीरियंस देखें, वो जो एलीट है वो तो सारी दुनिया में जाती है। मेरा तो मतलब ये कि शहर का जो एक मिडिल क्लास पढ़ी लिखी फैमिलीज हैं, यूथ है, और जो आम आदमी, अब इसमें ज़्यादातर ऐसे शो हैं जिसकी 25,000 रुपए की टिकट भी लोग अगर बेचे, हम उन्हें तकरीबन फ्री में करके दिखा भी दिया ना, हमने देखा है द फर्स्ट फेस्टिवल जो हुआ था उसमें बात अपने शहर से खास तौर पे करना चाहता हूँ। आपका शहर दुनिया के नक्शे में पिछले साल एक लीडिंग कल्चरल हब के तौर पे आ गया था। इस साल ये अगर फेस्टिवल ये शहर ओन करे ना, पहले भी इसने ओन किया हुआ है, ये सारे नौजवान अगर इसकी ऑनरशिप ले लें सारे के सारे, तो हम टॉप ट्रेंड कर रहे होंगे पूरी दुनिया में। इतना बड़ा कोई कल्चर का डाइवर्सिटी के साथ कोई इवेंट नहीं हुआ है। शाह साहब, जिस तरह मतलब हम जैसे कहते हैं, हमें फ्रॉम एयरपोर्ट टू आर्ट्स काउंसिल पूरा शहर इसके रंग में रंग जाए तो क्या ही बात। हम सजाएंगे। हाँ, इसका जरूरी भी है, बिकॉज़ यू नो थैंक यू फॉर बीइंग हियर, इट्स अ वाइब दैट हैज टू बी क्रिएटेड विद इन द सिटी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। हम इसकी बात करते रहेंगे, लेकिन अभी हमें एक ब्रेक लेनी है। अच्छा, ये सुनिए, अगर आपने मिस कर दिया है तो हम आपको बताना चाहते हैं कि सदर ट्रंप जो है ना, अमेरिकन सदर ट्रंप, उन्होंने जब से ओवल ऑफिस संभाला है वो रोज़ अपने बयानात के बायस मीडिया की तवज्जो का मरकज़ तो वो रहते हैं, और हालिया दौरा बरतानिया में
सदर ट्रंप ने मेयर लंदन सादिक खान को निशाने पर ले लिया। इससे पहले भी रखते हैं इनको निशाने पे। देयर इज अ हिस्ट्री ओवर देयर। तो उन्होंने जी दावा किया है कि मेरे कहने पर मेयर लंदन को शाही ज़ियाफत में मदऊ नहीं किया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मतलब उन्होंने लुबे लुबाब ये था कि मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं बिल्कुल नहीं पसंद, और साथ उन्होंने एक दो और को भी रगड़ दिया कि जैसे कि शिकागो का मेयर मुझे नहीं पसंद है, ऑल दैट। उन्होंने क्या कहा सुनिए। I think the mayor of London, Khan, is among the worst mayors in the world, and we have some bad ones. If you look at Chicago, if you look at, but I think he's the equivalent of the mayor of Chicago. I think he's done a terrible job. Crime in London is through the roof. The mayor of London, Khan, Mayor Khan, has done a terrible job, and on immigration, he's a disaster. Now, I asked that he not be there. He wanted to be there, as I understand. I didn't want him. अच्छा, न्यूयॉर्क के भी जो मेयर बनने वाले हैं ना, अगर बन गए तो नहीं लगता है बन ही जाएंगे, ज़ोहरान ममदानी, वो भी इनको नहीं पसंद। अच्छा जी, आगे चलें। अच्छा जी, हाँ, हमारे वज़ीर आज़म भी लंदन में मौजूद हैं और अपनी रिहाइशगाह पे सेंट्रल लंदन में, और इस क़याम के दौरान वो बरतानवी हुक्काम, पाकिस्तानी बिज़नेस कम्युनिटी से भी मुलाकात करेंगे। हफ्ते के रोज़ ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन की तकरीब से भी उन्होंने मुखातिब होना है, और इलाज के लिए जनेवा में मौजूद साबिक़ वज़ीर आज़म अपने बड़े भाई मियाँ नवाज शरीफ की उन्होंने इयादत भी की। सो मुर्तज़ा अली शाह से हमने पूछा है, ब्यूरो चीफ एनजीओ न्यूज़ लंदन के, इनकी मसरूफियात के बारे में बताइएगा। और मुर्तज़ा से हमने जब ये पूछा कि सऊदी अरब से तारीख़ी दिफाई माहदे के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अब बरतानिया में हैं और क्या पेशरफ्त होगी बेसिकली इस मौके पे, तो उन्होंने ये रिस्पॉन्ड किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरबिया से लंदन अपने डेलीगेशन के साथ पहुँचे। शहबाज शरीफ जो सेंट्रल लंदन में उनका अपना फ्लैट है, वो वहाँ पर वो क़याम कर रहे हैं, जबकि उनकी जो डेलीगेशन के जो बाकी मिनिस्टर्स हैं, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वो सारे जो हमारे पीछे आप जो होटल देख रहे हैं वो वहाँ पर क़याम पज़ीर हैं। ये वाला जो दौरा है, इसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तकरीबन 2.5 दिन उनका लंदन में स्टे है। वो जो 3rd डे है उसमें वो न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो उनके पहले 2 दिन हैं उसमें वो यहाँ पर उनकी मीटिंग्स हैं, जिसमें जो बरतानवी हुकूमत के साथ है उनकी जो 3 मीटिंग्स हैं वो भी हैं, हाई लेवल की ये मीटिंग्स हुई हैं। उसके अलावा हफ्ते वाले दिन यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन की तरफ से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो बरतानिया का यूनिट है उसके इश्तराक से यहाँ पर एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है और उस इवेंट को डेडिकेट किया जा रहा है। ऑलराइट, सो देयर यू गो। ये हमने पूछा था, इसके अलावा कुछ दिखाना भी था जाते जाते। अच्छा जी, बताना आपको ये है, पहलवान गोट रोड कराची की तबाही और नज़रअंदाज किए जाने की मिसाल ही बन गई है। चांद की तरह की इसकी सतह है और गटर और पीने की पानी की मिक्सिंग हो रही है। ओहो, अली इमरान दिखा रहे हैं, हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। जाएं तो कहाँ जाएं, मुसाफिर रास्ता तब्दील कर सकते हैं लेकिन रिहायशी नहीं। कभी गाड़ी आगे जाती है, कभी पीछे, कभी दाएं तो कभी बाएं, लेकिन रास्ता नहीं मिलता। लेकिन गड्ढे गहरे हैं। फिर मुतबादिल की तलाश में रिहायशियों के पास यही वाहिद रास्ता है, लिहाजा वो अपनी गाड़ी के पार्ट्स खराब करवाते, जुमले कसते घरों को चले जाते हैं। यहाँ चांद की सतह की तरह 1 से 1.5 फुट के गड्ढे आम बात है। गाड़ियों की रफ्तार गैर एलानिया तौर पे 10 किलोमीटर फी घंटा तय है। पहलवान गोट रोड पर जब बारिश होती है तो नाले साफ ना होने के सबब ऐसा सैलाब आता है, फिर रोड बंद हो जाता है। सादी टाउन नाला साफ ना होने के सबब यहाँ हालिया बारिश में पानी ज़्यादा आया। अब बारिश के 15 दिन बाद भी रोड सफूरा के करीब से बंद है। कोफ्त इलाका मकीनों के जुमलों से जाहिर है। इतने खड्डों में 6-6 फीट के खड्डे पड़े में पानी भरा हुआ, सारा बच्चों को ले जाना मुश्किल, अजियत जिंदगी हो गई है सारी। बहुत मुसीबत में लग रहा है, बहुत पूरे खड्डे हैं सारे, यहाँ पर पूरी गाड़ियों की रेट लग गई है। 2024 की बारिश में रोड अस्तरकारी के लिए सूबाई हुकूमत ने 2.5 अरब रुपए की खतीर रकम जारी की। पहलवान गोट रोड और शारा आशा 1 टके से भी महरूम रहा। 2.5 अरब पता नहीं कौन सी रोडों के लिए बने थे और वो रोडें आज तक कराची वालों को कहीं देखने को नहीं मिली हैं। अभी भी सुनने में आ रहा है कि 102 या 126 जितनी भी रोडें बनने लगी हैं उसमें इस रोड का नाम आता भी है या नहीं, और 102 में से कितनी बनेंगी और कितने अरसे में टूट जाएंगी ये तो हमारे शहरी बताएंगे आपको। जदीद तरीन दौर में मुल्क के सबसे बड़े शहर में कुछ यूँ हुआ कि गढ़ों में मट्टी भर कर दिहाड़ी कमाने वाले मजदूर नेमत महसूस होने लगे।
मट्टी के सबब उड़ने वाली धूल की खैर कम से कम गाड़ी को तो कम नुकसान पहुंचे। गाड़ी चलाना यहाँ पे बिल्कुल जो है ना, मतलब 5 मिनट का रास्ता जो है वो तकरीबन 20 मिनट लग जाता है और गाड़ी लेके आप निकल ही नहीं सकते किसी तरह से। यहाँ के मकीनों ने सुन रखा है कि कहीं अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स 3 माह में भी बन जाते हैं। खड्डे रोडों पे जो गाड़ियाँ हैं उनके बोनेट लग रहे हैं। ये एक मशहूर पुलिया है दुबई हाउस के पास, ये 8 साल पहले से ज़्यादा अरसे पहले टूटी और फिर 2.5 से 3 साल पहले इस पे काम का आगाज़ हुआ। लेकिन आप देख सकते हैं कि ट्रकों को भी यहाँ पे मूवमेंट पे कितनी दिक्कत का सामना है। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 के साथ नाला अब तक उबला पड़ा है। दावों के बावजूद पहले से सफाई न हो सकी और अब सफाई कुछ यूं की गई कि कचरा नाले के किनारे ही फेंक दिया गया। इलाका मकीनों के मुताबिक पहलवान गोट नाला तंग होने के सबब भी इस रोड पर पानी ज़ायद जमा हुआ। ब्लॉक 7 से मुत्तसिल रोड जंगज़दा इलाके का मंजर पेश कर रहा है, जबकि इस टुकड़े में पीने के पानी की गुजरने वाली लाइंस में गंदा पानी जा बजाय सरायत करके लोगों के अंडर वाटर टैंक्स खराब कर रहा है। ये नाकाबिल बयान सूरत हाल इसलिए कि नई पानी की लाइनें 100% नहीं डाली गईं और बज़ाहिर मंसूबा मुकम्मल दिखाया गया। पहलवान गोट रोड के ताजरों ने चंदे जमा करने की रीत डाली है। चंदे से घड़ों में मट्टी डालकर सतह हमवार की जा रही है। ये 2025 के कराची का हाल है। आए दिन एक्सल टूट जाते हैं, कोई किसी का एक्सल टूट जाता है, किसी का सस्पेंशन टूट जाता है इस सड़कों की वजह से। अभी तो पानी नहीं है, ये तकरीबन 1 महीने 2 महीने से पानी इधर रोज़ इतना पानी सैलाब की तरह जाता है। सारा बिजनेस ठप हो गया है इस वजह से, आदमी के कपड़े सब खराब नमाजी हो रहे हैं। सिंध की तारीख में 4500 साल पुराने मोहनजोदाड़ो का जिक्र मौजूद है, जिसके रोड पक्के थे। मुमकिन है यहाँ कभी रोड ख़राब होता हो तो फौरी मुरम्मत भी हो जाता हो, न कि महीनों का इंतज़ार करवाया जाता हो। अगर शहर कराची के पॉकेट्स के तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर से कोफ्त में मुब्तला रिहायशियों को ऑप्शन दिया जाए कि वो आज के कराची में रहना पसंद करेंगे या 4500 साल पुराने मोहनजोदड़ो में, तो मुमकिन है कि कई मन चले 4500 साल पुरानी सिंध की अजीम तारीख को पसंद करें। कैमरामैन सजाद हुसैन के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची। We're going to see you on Monday, inshallah. Bye.